कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी मास्क्ड मैन से, जो एक ऊंचे पैलेस की छत पर छिपा हुआ है। उसकी निगाहें नीचे के इलाके पर जमी हैं। वो इंतजार कर रहा है कि कब सारी लाइट्स ऑफ हों ताकि वो चुपचाप अंदर घुसकर अपने टारगेट को खत्म कर सके। लेकिन जैसे ही वो छलांग लगाने वाला होता है, उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पलट कर देखता है और सामने एक ब्लैक हेयर्ड बॉय मीनार की चोटी पर खड़ा ठंडी निगाहों से उसे देख रहा होता है। एक अजीब सी सिहरन उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है, क्या ये भी मेरी तरह एक असासिन है? लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये वही साइलेंट किलर है जो अपनी घातक और रहस्यमय स्किल्स के लिए जाना जाता है। उस पल उसे समझ आ जाता है कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। वो तुरंत एक बेहतर एंगल लेने के लिए दौड़ता है और अपनी जेब से निकली मेटल स्पाइक्स की बौछार उस हत्यारे पर फेंक देता है। लेकिन वो लड़का जैसे हवा में तैरता हो, हर एक हमले को डॉज कर देता है और पलक झपकते ही सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। नकाबपोश आदमी अपनी डैगर निकालता है और पूरे जोश से वार करता है, लेकिन लड़का बेहद तेज है। वो अपने खंजर से उस वार को ब्लॉक कर देता है और दोनों के बीच छत पर एक तेज रफ्तार की बैटल शुरू हो जाती है। हर वार के साथ उनकी चालें और भी घातक होती जा रही हैं। कुछ सेकंड बाद वो लड़का अपने विरोधी को निहत्था कर देता है, जैसे उसकी हर मूव पहले से पढ़ ली हो। पर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। नकाबपोश आदमी फिर से कांटों का एक और गुच्छा फेंकता है। हत्यारा एक झटके में फ्लिप मारकर उस हमले से बच जाता है। अब नकाबपोश आदमी को मौका दिखता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे से वार करने की कोशिश करता है, काले बालों वाला लड़का उसे फिर से काउंटर कर देता है। उसकी आंखों में ठंडक और चाल में जानलेवा सटीकता है। अब नकाबपोश आदमी को साफ दिख रहा है कि ताकत में वो उसके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं। वो पूरी ताकत झोंक देता है। पर लड़का शांत है, उसकी हर चाल का जवाब तैयार है। यहाँ तक कि जब वो अपने हिडन शू ब्लेड से वार करने की कोशिश करता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है। अब उसके पास कुछ नहीं बचता। एक पल में लड़का उसका हाथ पकड़कर उसमें छुरा घोंप देता है, फिर झटके से उसका पैर तोड़ देता है। नकाबपोश आदमी दर्द से जमीन पर गिर जाता है। वो समझ नहीं पाता कि कैसे इस छोटे से हत्यारे ने उसे इतनी आसानी से खत्म कर दिया। तभी आसमान से एक तलवार नीचे गिरती है और अगले ही सेकंड उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। वो साइलेंट मौत को गले अला लेता है। अब रास्ता साफ है। हत्यारा धीरे धीरे अपने टारगेट्स के चैम्बर की ओर बढ़ता है, जहां उसका शिकार गहरी नींद में सो रहा है। उसे अंदाजा भी नहीं कि मौत उसके सिरहाने खड़ी है। वो एक पल के लिए रुकता है, अपनी डैगर उठाता है और बिना कोई हिचकिचाहट एक बार में मिशन पूरा कर देता है। लेकिन कुछ समय पहले ये खौफनाक हत्यारा कोई और नहीं बल्कि जापान का एक आम अकेला हाई स्कूल स्टूडेंट अकीरा था। एक ऐसा लड़का जो क्लास में सबसे शांत था, दिन भर महंगा पढ़ता, मोबाइल पर गेम खेलता और किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसके क्लासमेट्स उसे नोटिस तक नहीं करते थे। फिर एक दिन अचानक सब बदल गया। उनकी रियलिटी ही टूट गई। एक पल में उनके चारों तरफ का माहौल फट गया और पूरा क्लासरूम एक अजीब से कोर्ट रूम जैसी जगह पर पहुंच गया। हर कोई घबरा गया। कोई सोच रहा था ये सपना है, कोई बोल रहा था क्या ये कोई प्रैंक है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक ओल्ड विजर्ड अंदर आता है। वो कहता है कि रॉयल मैजेस्टी, तुम सबसे बात करना चाहते हैं। सब हैरान हो जाते हैं। थोड़ी देर में राजा और राजकुमारी कमरे में आते हैं। राजा कहता है कि ये एक दूसरी दुनिया है, एक विशाल साम्राज्य जिस पर डीमंस का खतरा मंडरा रहा है और अब उनकी एकमात्र उम्मीद किसी दूसरी दुनिया के हीरो से है। राजा के इशारे पर जादूगर कहता है कि सबको एक एक करके मैजिक क्रिस्टल पर हाथ रखना होगा ताकि उनकी क्लास और स्टैट्स का पता चल सके। सबसे पहले एक उत्साहित लड़का आगे बढ़ता है। वो क्रिस्टल पर हाथ रखता है और उसकी क्लास निकलती है बीस्ट टेमर। वो थोड़ा निराश होता है, लेकिन जादूगर कहता है कि उसके स्टैट्स आम लोगों से कहीं ज़्यादा हैं। धीरे धीरे सभी छात्र अपनी क्लासेस जान जाते हैं, कोई मेज, कोई नाइट, कोई हीलर। लेकिन अखीरा नोटिस करता है कि सबके शुरुआती स्टैट्स करीब 180 हैं। जब वो क्रिस्टल को छीता है तो उसके आंकड़े निकलते हैं 1800, 10 गुना ज़्यादा। वो खुद भी हैरान रह जाता है। आखिर में सातो नाम का एक और लड़का क्रिस्टल को छूता है और पता चलता है कि वो असली हीरो है, जिसके आंकड़े हैं 1000। जादूगर मुस्कुराता है और कहता है कि हर इंसान के आंकड़े 500 पर सील्ड होते हैं, लेकिन चूंकि वो हीरो है इसलिए उसके डबल हैं। अब ये साफ है अकीरा के आंकड़े किसी नियम में फिट नहीं बैठते। वो हीरो से भी लगभग 2 गुना ताकतवर है, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलता क्योंकि वो कुछ नहीं कहता। सब सातों के चारों ओर चेयरिंग करते हैं क्योंकि वो क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का है। वहीं अकीरा चुपचाप खड़ा सोच रहा है कि अगर मैंने ये सबको बता दिया तो क्या होगा। वो जानता है कि इस नई दुनिया के नियम अभी तक रहस्य हैं। इतना असामान्य आंकड़ा बताना एक स्टूपिड मूव होगा, इसलिए वो इसे फिलहाल अपने तक ही रखता है। थोड़ी देर बाद जादूगर सबको अपनी क्लास के हिसाब से हथियार और सामान देता है और रात में उनके रूम्स में भेज देता है।
रास्ते में अकीरा की नज़र एक हिडन कैमरा पर पड़ती है। वो तुरंत समझ जाता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। वो स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट करता है और सबकी निगाहों से बचकर निकल जाता है। अपने कमरे में पहुंचकर वो बालकनी पर जाता है और हवा में झांकते हुए सोचता है, क्या मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, लेकिन आंखों में क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन दोनों है। वो तय करता है कि अब से वो खुद सच्चाई ढूंढेगा। वो हल्के से छलांग लगाता है और पल भर में महल की चोटी पर पहुंच जाता है। तभी उसकी नज़र एक खुली विंडो पर पड़ती है। वो बिना आवाज़ किए अंदर दाखिल होता है। ये वही रॉयल चैम्बर है जहां राजा और राजकुमारी मौजूद हैं। राजा पूछता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है? राजकुमारी जवाब देती है, हाँ, दूसरी दुनिया के बच्चे कुछ नहीं जानते और उनमें कोई भी मैजिकल एबिलिटी नहीं है। राजा सिर हिलाता है, अच्छा है, अब बस उन पर नज़र रखो। अकीरा ये सब अपनी आंखों से देख रहा है। वो उनके पीछे खड़ा है, लेकिन अपनी प्रेजेंस कंसील करने की स्किल से लगभग अदृश्य। वो सोचता है कि अभी से यहीं ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर उसकी नज़र ठहर जाती है। वो गहरी सांस लेता है और खुद से कहता है, नहीं, अभी नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। अगली सुबह अकीरा अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है। बाकी सब नॉर्मल दिख रहे हैं, जैसे सब कुछ परफेक्टली फाइन हो। लेकिन तभी क्लास का मोस्ट पॉपुलर बॉय सातो उठ खड़ा होता है और इरिटेशन भरे टोन में बोलता है कि वो सब यहाँ किसी लग्जरी वेकेशन पर नहीं आए हैं। वो कहता है कि उन्हें अपने पावर्स का यूज करना चाहिए ताकि इस वर्ल्ड के लोगों की मदद कर सके और डीमन फोर्सेस के खिलाफ फाइट करें, बिल्कुल वैसे जैसे किंग ने ऑर्डर दिया है। बाकी क्लास उस बेवकूफ़ी भरी बात से भी सहमत हो जाती है, जबकि अकीरा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि क्या उसे अपनी डिस्कवरी सबके सामने रिवील करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसे अब शक हो रहा है कि शायद ये काइंड किंग और स्वीट प्रिंसेस असल में उनके अलाइज नहीं हैं। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। वहाँ रॉयल आर्मी के लॉर्ड कमांडर सैरन खुद आकर इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो पर्सनली इन्हें ट्रेन करेंगे। वो बताते हैं कि 1 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद सभी को डंजन में भेजा जाएगा ताकि वे अपनी एबिलिटीज को टेस्ट कर सके। सातो तुरंत हीरोइक पोज में सबको मोटिवेट करने लगता है कि चलो गाइस, लेट्स गिव आवर बेस्ट। लेकिन अकीरा दूर से सब ऑब्जर्व कर रहा होता है, थोड़ा डिटैच्ड, थोड़ा सस्पिशियस। वो सोचता है कि अकेले एक्सप्लोर करना बेटर होगा और उसी पल वो छिपकर निकल पड़ता है। मगर तभी उसे शॉक लगता है, पीछे से सैरन उसका पीछा करते हुए पहुंच जाता है। अकीरा सोचता है कि क्या उसकी इनविजिबिलिटी स्किल खत्म हो गई या इसका कोई टाइम लिमिट होता है। लेकिन सैरन मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, तुम परफेक्टली हिडन थे, बस मैं देख सकता हूँ। अकीरा हैरान होकर पूछता है, कैसे? तो सैरन कामली बताता है कि उसे मिस्टिक विजन मिली है जिससे वो टेम्परेचर डिफरेंस देख सकता है। बेसिकली ही इज लाइक अ वॉकिंग थर्मल कैमरा। अकीरा तुरंत डिफेंसिव हो जाता है और अपनी ब्लेड पर हाथ रखता है। पूछता है, तो अब क्या तुम मुझे एक्सपोज करोगे? सैरन शांत स्वर में कहता है, रिलैक्स, मैं तुम्हें किंग या प्रिंसेस के सामने रिवील करने नहीं आया हूँ। अकीरा थोड़ा रिलैक्स होता है, लेकिन फिर भी पूछता है, फिर तुम किस साइड में हो? सैरन एक रहस्यमय मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, समझाने में वक्त लगेगा। उसकी सिंसेरिटी देखकर अकीरा थोड़ा भरोसा करने लगता है और कहता है कि वो लाइब्रेरी जाना चाहता है ताकि वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा जान सके। सैरन पूछता है, तुम्हारी कंसीलमेंट स्किल का लेवल क्या है? अकीरा जवाब देता है, ऑलरेडी मैक्स्ड आउट, जो अजीब है क्योंकि बाकी सारी स्किल्स तो अभी लेवल 1 पर है। सैरन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तो फिर मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में तुम्हें वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। अकीरा डाउट में है, लेकिन स्ट्रॉन्गर बनने का थॉट उसे अंदर से एक्साइट कर देता है। वो पूछता है, और तुम मुझे होम वापस भेजने में हेल्प करोगे? सैरन धीरे से कहता है, मुझे खुद नहीं पता रिटर्न का रास्ता क्या है, लेकिन अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो पहले तुम्हें पावरफुल बनना होगा, तभी शायद रास्ता खुद सामने आए। अकीरा कहता है, मुझे फ्री हेल्प पसंद नहीं। सैरन हंसकर जवाब देता है, तो फिर बदले में तुम मुझे अपनी दुनिया के बारे में बताओ। दोनों के बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग बनती है। अकीरा हाथ बढ़ाता है और पहली बार इस वर्ल्ड में किसी इंसान पर भरोसा करने का फैसला करता है। समय बीतता है और अकीरा अब इस नई दुनिया की दूसरी रेसेस जैसे बीस्टमैन और एल्स के बारे में सीखने लगता है। वो रोज ट्रेनिंग करता है, अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों को पुश करता है। वो मानता है कि ट्रेनिंग ही उसकी असली पावर है। दूसरी तरफ उसकी पूरी क्लास भी गिल्ड के अंडर में अपना अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही होती है। एक शाम अकीरा सैरन से मिलने जाता है और वहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है। क्यूरियोसिटी से वो खोलता है, लेकिन तभी सैरन अंदर आता है और मुस्कुराकर कहता है, तुम जल्दी सीख रहे हो, ये किताब दरअसल मेरे प्लान्स की है, राजा को गिराने का प्लान, डिस्गाइज्ड एज अ कुकिंग बुक। सैरन की टोन सीरियस हो जाती है। वो बताता है कि राजा अब पूरी तरह पागल हो चुका है, वो दुनिया की व्यवस्था बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और सैरन जो रॉयल नाइट्स का हेड है अपनी ड्यूटी और कॉन्शियंस के बीच फंसा हुआ है। अकीरा चुपचाप सुनता है और कन्फेस करता है, उसी रात जब हमें यहाँ बुलाया गया था, मेरे पास राजा को खत्म करने का मौका था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। सैरन मुस्कुराकर जवाब देता है, तुमने सही किया, सिर्फ इसके लिए कि तुम असैसिन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हत्या करनी होगी। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। अब सारे हीरोज डंजन में एंट्री के लिए तैयार हैं। पूरा शहर तालियां बजाकर उनका स्वागत करता है, लेकिन दूर से अकीरा देखता है कि एक मास्क लड़की उन्हें घूर रही है। क्यूरियोसिटी में वो अपनी कंसीलमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और उसके पीछे चला जाता है।
वो लड़की ब्लू हेयर वाली है और गुस्से में कहती है, पूरा शहर तुम्हें हीरोज मान रहा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस हुआ था। अकीरा स्टन रह जाता है। सैक्रिफाइस? कौन सा सैक्रिफाइस? वो लड़की ठंडी नज़र से कहती है, खुद पता कर लो हीरो, और भीड़ में गायब हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है। डंजन में हर तरफ मॉन्स्टर्स घिरे हुए हैं, हर कदम पर ट्रैप, हर शैडो में खतरा। सारे स्टूडेंट्स थके हुए हैं, मोराल गिर चुका है। अकीरा लगातार मॉन्स्टर्स को रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। वो सैरन से चिल्लाकर पूछता है, क्या हमें रिट्रीट करना चाहिए? सैरन काम वॉइस में कहता है, नहीं, आज तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और फिर डिवाइन आर्ट्स का यूज करके सामने का रास्ता साफ कर देता है। गिल सबको बाहर निकलने का डायरेक्शन देता है, लेकिन वो शॉक में है। वो अभी भी अंडरग्राउंड है और चारों तरफ मॉन्स्टर से घिरे हुए हैं। तभी सातो को याद आता है वो स्मोक बॉम्ब जो प्रिंसेस ने उसे दिया था। वो कहता है, गाइज, इससे मॉन्स्टर्स डर जाएंगे, और बिना सोचे वो बॉम्ब फेंक देता है। लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, वहां से एक मैसिव मिनोटॉर निकलता है। गिल ऊपर की तरफ देखता है और शॉक में रह जाता है, क्योंकि मिनोटॉर्स तो डंजन की डीप लेवल्स में होते हैं। अकीरा इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, जंप मारकर अटैक करता है। खंजर सीधा उसके सिर में घोंक देता है, लेकिन अगला पल ही उसका डैगर टूट जाता है। वो पीछे हटता है डिसबिलीफ में। सातो जमीन पर गिरा पड़ा है, हाथ कांप रहे हैं, सॉर्ड उठा भी नहीं पा रहा। अकीरा गुस्से से कहता है, मत हिलो, हीरो बनना है तो जिंदा रहो पहले। सैरन अब फ्रंट लाइन पर आ चुका है। अकीरा उसकी ओर देखता है और कहता है, अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। सैरन उसकी आंखों में देखता है, वहां डर नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेशन है। वो धीरे से सिर हिलाता है और मंत्र बोलना शुरू करता है। तुरंत ही एक जोरदार लाइटनिंग बोल्ट आसमान को चीरता हुआ नीचे गिरता है और सीधा मिनियोटॉर को झटका दे देता है। तभी पीछे से अकीरा चुपचाप अपनी पोजीशन लेता है, हमला करने को पूरी तरह तैयार। वो अपनी शैडो मैजिक एक्टिव करता है और प्योर अंधकार से बने तीखे कांटे हवा को चीरते हुए मिनियोटॉर की तरफ फेंक देता है। दूसरी तरफ सैरन का बिजली वाला अटैक अब भी उस राक्षस को जकड़े हुए है, लेकिन कुछ ही सेकंड में मिनियोटॉर उस पकड़ से निकल आता है और सीधा अकीरा को टारगेट करता है, इस बात से बेखबर कि उसका जादू पहले ही शुरू हो चुका है। जैसे ही वो अपनी भारी एक्स घुमाता है, उसका हाथ उन्हीं ब्लैक कांटों से आर पार हो जाता है। अकीरा बिना वक्त गवाए उसके पूरे शरीर में और कांटे धंसा देता है, और जैसे ही उसे यकीन हो जाता है कि अब ये बीस्ट निकल नहीं पाएगा, वो उसके पैरों के नीचे एक गहरा अंधेरा पेट बना देता है। देखते ही देखते मिनियोटॉर उस गड्ढे में खिंचता चला जाता है। कांटे उसके सिर को अलग कर देते हैं और एक ही पल में वो पूरी तरह गायब। सारे लोग ये देखकर लिटरली स्टंट रह जाते हैं कि अकीरा ने इतना पावरफुल मॉन्स्टर हरा दिया, लेकिन तभी उसकी शैडो पावर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। वो कांटे वापस खींचने की कोशिश करता है, मगर जादू बेकाबू होकर चारों तरफ फैलने लगता है। हर कोई पैनिक में आ जाता है, पर सैरन तुरंत आगे बढ़कर उसे काम करती है। उसके गाइडेंस से अकीरा आखिर अपनी पावर्स पर काबू पा लेता है और शैडो मैजिक धीरे धीरे फेड हो जाता है। सांसें संभालते हुए अकीरा कहता है कि शायद वो आज जिंदा बच गया, ये उसकी किस्मत थी। सैरन मुस्कुराकर कहती है कि आज उसने उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कर दिखाया है। नंजन से बाहर आने के बाद सैरन पूरी टीम की जान बचाने के लिए सबका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन अकीरा साफ कहता है कि असली क्रेडिट तो सैरन को जाता है, क्योंकि उसके बिना वो मिनियोटॉर को कभी नहीं हरा पाता, क्योंकि ट्रेनिंग के वक्त तो वो शैडो मैजिक संभाल भी नहीं पा रहा था। सैरन कहता है कि उसने पहली बार शैडो मैजिक जैसा एक्स्ट्रा स्किल देखा है। वो मानता है कि अकीरा फिलहाल इसे मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा है और उसे वार्न करता है, अगली बार बहुत सावधान रहना। फिर वो उसे एक सैमुराई स्वॉर्ड देता है जो पहले हीरो ने खुद बनाई थी। अकीरा हैरान होकर पूछता है कि ये तलवार उसे क्यों दी जा रही है, करंट हीरो साटो को क्यों नहीं? सैरन हल्का हंसते हुए कहता है, उसके पास तो पहले से होली स्वॉर्ड है। असल में वजह कुछ और थी। सैरन ने ये तलवार रॉयल ट्रेजरी से चोरी की थी, और अगर ये बेवकूफ़ हीरो के पास होती तो वो तुरंत पकड़ा जाता। अकीरा तलवार को खुशी से स्वीकार करता है, पर उसकी नज़र मूठ के पास खुदे शिलालेख पर जाती है। पहला नाम लिखा है यानो नो कामी, और उसके नीचे लिखा है कि ये तलवार मुसीबत के वक्त अपने उत्तराधिकारी का मार्गदर्शन करेगी। अकीरा सोचता है कि काश उसे पहले हीरो से मिलने का मौका मिला होता। बात करते करते उसे साटो पर लगे कर्ज की याद आती है। मैजिशियंस ने लाख कोशिश की, मगर वो श्राप नहीं टूटा। उसे शक होता है कि कुछ तो गलत है, और सैरन एक थ्योरी रखता है, असल में उस कर्ज के पीछे प्रिंसेस ही है, जो डार्क रिचुअल के जरिए साटो को अपनी पपेट बनाना चाहती है। लेकिन अकीरा ठीक वक्त पर वहां पहुंच जाता है और उस जादुई क्रिस्टल को तोड़ देता है जिससे वो रिचुअल कर रही थी। प्रिंसेस गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के उसके कमरे में घुसने की, और तभी अकीरा उसकी तरफ तलवार तान देता है। वो ठंडे लहजे में कहता है, जो औरत दूसरों को श्राप देती है वो औरत नहीं, चुड़ैल होती है। फिर पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। प्रिंसेस जवाब देती है, किंग के लिए। अकीरा पूछता है, लेकिन क्यों? और उसकी खाली निर्जीव आंखें बस वही वाक्य दोहराती हैं, किंग के लिए। अब अकीरा समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है और कमरे से बाहर निकल जाता है। लेकिन प्रिंसेस के पास और क्रिस्टल्स बचे हैं जिनसे वो बाकी स्टूडेंट्स को कर्स करने का प्लान बना रही है। उधर अकीरा वो क्रिस्टल लेकर सैरन के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। सैरन बस गहरी सांस लेकर कहती है, वो अब भी नहीं सुधरी। फिर पूछती है, क्या तुमने उसे अपना चेहरा दिखाया? अकीरा कहता है, हाँ, मैं बस बात करना चाहता था, लेकिन वो अजीब थी। सैरन गंभीर होकर बताती है कि वो अब सिर्फ राजा की पपेट बन चुकी है। फिर वो अकीरा को चेतावनी देती है कि आज रात वो महल के अंदर मत सोना।
अकीरा पूछता है क्यों? तो सैरन समझाती है वो जिसे चाहे कर्ज दे सकती है लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि उसे मेरी असली पहचान नहीं पता। इसका मतलब साफ था, वो अकीरा को मरवाने की कोशिश करेगी। अकीरा थोड़ा गिल्टी होकर पूछता है तो तुम मुझे डांटोगी नहीं कि मैंने चेहरा दिखाया? सैरन हल्का हंसती है, टीनेजर्स को इम्पल्सिव और रेकलेस ही होना चाहिए, हमारे जैसे बड़ों का काम है कि हम उन्हें बचा लें। अगली सुबह अकीरा महल में होने वाली हलचल से जागता है। वो दौड़कर पहुंचता है तो देखता है कि बड़ी भीड़ जमा है और साटो अब कर्ज से पूरी तरह फ्री है। अकीरा पूछता है क्या हुआ यहाँ? साटो जवाब देता है सैरन मर गई है। ये सुनकर अकीरा का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो भीड़ को धक्का देता हुआ अंदर जाता है और ज़मीन पर सैरन की बॉडी देखता है। उसके दिल में एक खंजर धंसा हुआ है। अपने इकलौते दोस्त की मौत देखकर वो टूट जाता है, मगर बाकी लोग उस पर ही शक करने लगते हैं। वे कहते हैं कि ये वही खंजर है जो अकीरा का था। वो चौंक कर कहता है लेकिन मेरा खंजर तो मिनोटॉर वाली लड़ाई में टूट गया था। कोई उसकी बात नहीं मानता। सबका चेहरा खाली, अजीब, जैसे किसी स्पेल में हो। अकीरा को तुरंत समझ आ जाता है कि ये सब प्रिंसेस के कर्स में है। सिर्फ साटो ही उसका साथ देता है और कहता है कि पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन किंग गुस्से में आदेश देता है हमारे सेनापति की हत्या के लिए अकीरा को फांसी दी जाएगी। पहलेदारों को आदेश मिलता है कि उसे यहीं मार गिराया जाए, पर अकीरा अपनी प्रेजेंस छिपाने वाला स्किल यूज़ करता है और बिना चोट के भाग निकलता है। पूरा महल उसे ढूंढने में लगा है। वो गिल के पास पहुंचता है जो बताता है कुलीन हत्यारा दस्ता राजा के आदेश से सैरन को मार चुका है। अब वही दस्ता अकीरा के पीछे पड़ा है, लेकिन सैरन पहले से सब समझ चुकी थी। उसने अपने कमरे में ट्रैवल का सारा सामान पहले ही रख छोड़ा था। गिल उसे वो सामान लाने को कहता है और अकीरा जल्दी से वहां भाग जाता है। वो सामान लेकर निकलने ही वाला होता है, पर जल्दीबाजी में एक छोटी पाउच वहीं भूल जाता है। रात होते होते किंग अपने दरबार में कहता है सैरन हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसानी से गिर गई, अब हमारे रास्ते में कोई नहीं बचा। राजकुमारी धीरे से राजा की ओर देखती है और कहती है कि नायक को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट्स का ब्रेन वॉश पूरा हो चुका है। अब बस हमें अपने पड़ोसी राज्यों से युद्ध शुरू करने के लिए एक छोटा सा रीजन चाहिए। ये सुनकर राजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वो ठंडे स्वर में जवाब देता है बहुत अच्छा, अब अकीरा हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसे खत्म कर दो। उसके पीछे असैसिन्स भेजो ताकि वो ज्यादा देर तक जिंदा न रह सके। उधर दूसरी तरफ अकीरा इस वक्त काल कोठरी की गहराई में छिपा हुआ है। सिरेन ने कभी उसे कहा था कि अगर उसे अपनी जान बचानी है तो यही जगह सेफेस्ट है, लेकिन इस जगह का एक ही इशू है, यहाँ पीने के लिए क्लीन पानी मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर भी यही वो डंजन है जहाँ कोई भी अपनी स्ट्रेंथ और स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। ज़्यादातर लोग ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते क्योंकि ये जगह बेहद खतरनाक है। सिरेन ने उसे वार्निंग दी थी कि उसकी प्रेजेंस हाइड करने वाली एबिलिटी हाई लेवल मॉन्स्टर्स के सामने फेल हो सकती है क्योंकि उनकी सेंसेस इंसेनली शार्प होती हैं। लेकिन अगर वो अपनी लेवल बढ़ा ले तो वो अपनी स्मेल और बॉडी टेम्परेचर तक इरेज कर सकता है, मतलब लिटरली किसी को भी फूल बना सकता है। सेरेन की बात याद रखते हुए अकीरा धीरे धीरे डंजन की और गहराइयों में उतरता चला जाता है। रास्ते में उससे फ्लेम हाउंड्स जैसे पावरफुल मॉन्स्टर्स मिलते हैं जो मरने से पहले ब्लास्ट हो जाते हैं। अकीरा को सेरेन की वो बात याद आती है जब उसने बताया था कि जो भी 100th लेवल पे पहुंचता है उसे एक स्पेशल स्किल मिलती है जो उसे पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। डंजन बॉसेस को हराना एक्सपीरियंस कमाने का सबसे फास्ट तरीका है, लेकिन ये एक लाइफ और डेथ बैटल होती है जहाँ पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं होता। अब अकीरा पूरी तरह ठान चुका है, वो चाहे जो भी हो उसे स्ट्रॉन्ग बनना ही है। फ्लेम हाउंड्स को हराने के बाद वो बॉस रूम तक पहुंच जाता है जहां एक विशाल डीमन लायन उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही अकीरा अंदर जाता है वो मॉन्स्टर बिना देर किए उस पर हमला कर देता है। अकीरा किसी तरह उसके तेज वारों से बचता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उस शेर की पूंछ असल में एक स्नेक है जो जहर उगल सकता है। अचानक जहर उसकी नसों में फैल जाता है और उसी पल मॉन्स्टर उसे अपने क्लॉज से बुरी तरह घायल कर देता है। अकीरा को एहसास होता है कि वो मुश्किल से जिंदा है, लेकिन हार मानने का तो सवाल ही नहीं। शेर उसे दीवार से टकराते हुए दूर फेंक देता है। अब अकीरा अपनी सारी ताकत जुटाकर अपने शैडो मैजिक को अनलीश करता है। काले कांटे जैसे स्पाइक्स उस शेर को भेदते हुए उसे टुकड़ों में बांट देते हैं, मगर ये पावर उसके शरीर पर बहुत भारी पड़ती है और अकीरा कंट्रोल खोकर बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर से एक रहस्यमय आवाज़ गूंजती है, मास्टर को बहुत डैमेज पहुंचा है, शैडो मैजिक अब ऑटो हील मोड में जाएगा। अगले ही पल साया उसके शरीर के पास प्रकट होता है और हीलिंग मोड में प्रवेश कर जाता है। वो अपनी जमा माना का इस्तेमाल करते हुए अकीरा की चोटों को धीरे धीरे ठीक करने लगता है। दूसरी तरफ महल में सातो बाकी स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके कहता है कि अब हमें डीमन किंग को हराने के लिए निकलना चाहिए, लेकिन बाकी सब कहते हैं कि अभी टाइम सही नहीं है क्योंकि नाइट कमांडर की हाल ही में डेथ हुई है। सातो जिद करता है अगर हम अभी नहीं चले तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन ज्यादातर छात्र कर्स के इफेक्ट में हैं और उसे कन्विंस करने लगते हैं कि ये सब बेकार है। आखिरकार सातो डिसाइड करता है कि अगर कोई नहीं जाएगा तो वो अकेला ही जाएगा, पर कुछ साथी आगे बढ़कर कहते हैं कि वो उसके साथ आएंगे। सातो थोड़ा हैरान होता है
कि अगर ये सब शापित हैं तो वो मेरे साथ क्यों चल रहे हैं। तभी जादूगरनी बोलती है कि अब वो कर्स और नॉर्मल लोगों में फर्क कर सकती है और उसे यकीन है कि यहाँ जो भी खड़ा है वो अब कर्स फ्री है। उस पल लंबे कद वाला तलवारबाज असाही बोलता है कि शायद वो वजह जानता है। उसे याद है कि उसने किसी अंधेरे कमरे में कुछ अजीब से क्रिस्टल्स काटे थे, लेकिन उसे ये याद नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा या उसे वो सैमुराई स्वॉर्ड कैसे मिली। उस वक्त से कुछ लोग धीरे धीरे कर्स से मुक्त हो गए और असल वजह थी गिल। गिल की एबिलिटी सजेशन किसी भी कर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। वो अपने वर्ड से किसी के एक्शन को कंट्रोल कर सकता था। उसे खुशी थी कि वो कुछ लोगों को बचा सका, क्योंकि यही सिरन का आखिरी आदेश था। वो बस उनके लिए दुआ कर सकता था। इस बीच असाही के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, हमें अकीरा को ढूंढना होगा। जब सब शापित थे तो सिर्फ वही था जो पूरी सच्चाई जानता था। असाही को याद आता है कि रियल वर्ल्ड ने उसने अकीरा को रेलवे क्रॉसिंग पे पार्ट टाइम जॉब करते देखा था। अकीरा ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि वो ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके क्लासमेट्स या छोटी बहन को ये पता चले। असाही ने उसका सीक्रेट रख लिया और धीरे धीरे दोनों में एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग बन गई। उन्हें पता चला कि उनकी छोटी बहनें बेस्ट फ्रेंड्स हैं और यही उनकी बॉन्डिंग की असली शुरुआत थी। वापस डंजन में अकीरा भी उसी याद से जागता है। वो सोचता है, क्या असाही अभी भी जिंदा है? उठते ही उसे महसूस होता है कि उसका शरीर पहले से ज्यादा हल्का और पावरफुल लग रहा है। जब वो अपना स्टेटस खोलता है तो शॉक हो जाता है। उसके सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं और एचपी पूरी तरह रिकवर हो गया है। इतना ही नहीं, उसकी शैडो मैजिक की पावर भी अपग्रेड हो गई है, जबकि उसने उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था। वो हैरान है कि आखिर ये हुआ कैसे, पर सोचने का वक्त नहीं है। वो सीधे डंजन की और गहराई में उतरने लगता है और कुछ ही देर में 75th फ्लोर पर पहुंच जाता है। तभी अचानक एक स्लाइम मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। अकीरा हैरान होता है कि इतनी नीचे लेवल पर स्लाइम भी, और बिना देर किए उसे काट देता है। लेकिन जैसे ही स्लाइम के अवशेष गिरते हैं, उनमें से एक खूबसूरत एल्फ गर्ल बाहर निकलती है। अकीरा हैरान रह जाता है। वो पहली बार अपना स्किल वर्ल्ड आई एक्टिवेट करता है, जो उसने आज तक कभी यूज नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वो इसका इस्तेमाल करता है, उसकी आंखों के सामने डरावनी विजन्स आने लगती हैं। उसके सिर में दर्द और उल्टी जैसा एहसास होता है। वो तुरंत स्किल को कैंसिल कर देता है। तभी वो एल्फ लड़की इमिलिया जाग जाती है। अकीरा उससे पूछता है, तुम ठीक हो? वो हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन अकीरा को शक होता है, क्योंकि उसने देखा था कि उसका एचपी पहले सिर्फ 2% बचा था। उसे ये भी पता है कि इमिलिया के पास भी वर्ल्ड आई स्किल है और वो उस पर इस्तेमाल कर चुकी है। वो उसे उसके नाम से पुकारती है और पूछती है, ये जगह क्या है? अकीरा गहरी सांस लेते हुए जवाब देता है, ये एक डंजन है और मैं यहाँ लेवल अप करने आया हूँ। जब इमिलिया किसी की स्टेटस देखने के लिए चेक कर रही होती है और तभी अकीरा उसे टोक देता है। वो थोड़ा सीरियस टोन में कहता है कि दूसरों के स्टेटस पे नजर रखना मैनर्स के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाता, इमिलिया अचानक उसकी बाहों में गिर पड़ती है। अकीरा को शॉक लगता है। फिर उसे एहसास होता है कि इमिलिया को तेज बुखार है। वो बिना टाइम वेस्ट किए उसे उठाता है और सीधा ले जाता है 69th फ्लोर पर, क्योंकि वही पास की मंजिल थी जहां पानी का सोर्स था। थोड़ी देर बाद जब इमिलिया की आंखें खुलती हैं तो वो चौंक कर उठती है, लेकिन अकीरा काम वॉइस में कहता है, रिलैक्स, थोड़ा पानी पी लो, हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। फिर वो उसे दलिया देता है ताकि उसकी एनर्जी वापस आ सके। इमिलिया थककर पूछती है कि उसे 75th फ्लोर से नीचे क्यों लाया गया। अकीरा सिंपली कहता है क्योंकि 69 थी वो जगह थी जहां पानी मिल सकता था, और फिर सॉफ्टली बोलता है, अब थोड़ा आराम कर लो। इमिलिया उसकी केयर देखकर हल्की मुस्कान देती है और कहती है, थैंक्स फॉर सेविंग मी। फिर कैजुअली बताती है कि वो एक प्रिंसेस है। लेकिन अकीरा को ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए टाइटल्स मैटर नहीं करते। और यहाँ से कहानी थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अब इमिलिया पूरी तरह से रिकवर होकर अकीरा की जर्नी ज्वाइन कर लेती है जब वो दोनों 80th फ्लोर पहुंचते हैं। इस बार वो बैटल में उसका साथ देती है, अपने ग्रेविटी मैजिक से एनिमीज को क्रश करते हुए। लेकिन अकीरा को ये बात पसंद नहीं आती कि वो खुद को डेंजर में डाल रही है। इमिलिया कॉन्फिडेंटली बोलती है, डोंट वरी, मैं अपनी केयर खुद कर सकती हूँ और मैं भी उसी रास्ते पर जा रही हूँ जिस पर तुम। अकीरा के पास अब उसे साथ रखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता और कुछ देर बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं बॉस रूम में, जहां उनका सामना होता है टेरिफाइंग ड्रैगन से। जैसे ही वो रूम में एंटर करते हैं, ड्रैगन गुस्से में नीली लपटें छोड़ता है, लेकिन दोनों टाइमली डॉज कर लेते हैं। अकीरा तुरंत अपनी इनविजिबिलिटी स्किल एक्टिवेट करता है और उसी वक्त इमिलिया अपने ग्रेविटी स्पेल से ड्रैगन को जमीन पर दबा देती है, गिविंग अकीरा परफेक्ट ओपनिंग फॉर अटैक। लेकिन ड्रैगन चालाक निकलता है। वो उसकी इनविजिबिलिटी के बावजूद अकीरा की प्रेजेंस महसूस कर लेता है और एक जोरदार झटका देकर उसे दूर फेंक देता है। इमिलिया चिल्लाती है, अकीरा, वो तुम्हारे माइंड को पढ़ रहा है, तुम्हें अपने माइंड को आसपास की एनर्जी के साथ मर्ज करना होगा। अकीरा थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि उसने ऐसा करना अभी तक सीखा ही नहीं, इसलिए वो फाइट अपनी यूजुअल तरीके से ही जारी रखता है। वो अपना शैडो मैजिक यूज करता है और ड्रैगन की ओर एक काली स्पीयर फेंकता है जो सीधा उसके फेस को स्क्रैच करती है।
ड्रैगन डायरेक्शन बदलने पर मजबूर हो जाता है और अकीरा तुरंत चांस लेकर अपनी सोड उसकी आंख में घोंप देता है। ड्रैगन नीचे गिर जाता है। इमिलिया उसकी रेकलेस फाइटिंग देखकर सच में इंप्रेस्ड होती है, लेकिन उससे कुछ पूछने से पहले ही ड्रैगन का शरीर अचानक चमकने लगता है। दोनों स्टन्ड रह जाते हैं क्योंकि अगले ही पल वो ड्रैगन बदल जाता है एक जायंट ब्लू कैट में। इमिलिया शॉक में अपनी वर्ल्ड साइट एबिलिटी यूज करती है और समझ जाती है कि वो कोई असली ड्रैगन नहीं बल्कि एक शेप शिफ्टिंग क्रीचर था जो मजे के लिए ड्रैगन का रूप ले चुका था। अब इमिलिया को सब समझ आने लगता है, असली ड्रैगन तो इतना फ्रेजाइल हो ही नहीं सकता था। अकीरा भी इमिलिया की स्किल देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड होता है। वो पूछता है कि तुम इतनी आसानी से वर्ल्ड आई यूज कैसे कर लेती हो। इमिलिया मुस्कुराकर जवाब देती है, क्योंकि मैंने खुद को इससे दूर नहीं किया। अकीरा को याद आता है कि जब उसने पहली बार वो स्किल यूज करने की कोशिश की थी तो उसका दिमाग लिटरली फटने जैसा दर्द करने लगा था। उसे लगता है शायद उसकी लेवल अभी बहुत कम है, इसलिए वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन इमिलिया सोचती है कि वो इसे जानबूझकर ठुकरा रहा है, इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही है। तभी वो ब्लू कैट धीरे धीरे उठती है और बोलना शुरू करती है। वो कहती है, मुझे शर्म आ रही है कि मुझे एक ह्यूमन और एक एल्फ ने हरा दिया, जबकि मैं तो बस मजे के लिए ड्रैगन बना था। अकीरा उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो क्रीचर एक्चुअली बोल सकता है। फिर कैट काम होकर बोलती है, मुझे उन नीच मॉन्स्टर्स के साथ मत मिलाओ जो इंस्टिंक्ट से चलते हैं। मैं एक डीमन किंग द्वारा बनाया गया एक हाई इंटेलिजेंस क्रीचर हूँ। अकीरा कोल्ड टोन में जवाब देता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, बस इतना जान लो कि अगले बार के बाद तुम दोबारा लड़ नहीं पाओगे। कैट मुस्कुराकर बोलती है, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मरने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। फिर वो खड़ा होता है और एक डार्क ऑरा फैलाता है और कहता है, डीमन किंग तुम्हारा इंतजार कर रहा है अपने महल में, वोल्केनो डीमन कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। अकीरा शॉक में पड़ जाता है, डीमन किंग को मेरे बारे में कैसे पता और वो मुझे क्यों बुला रहा है? कैट बस इतना कहता है, वो तुम्हारी समझ से परे है, मैं और कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद वो थककर जमीन पर लेट जाता है और बोलता है, अब खत्म करो मुझे। लेकिन अकीरा सिर हिलाता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कैट ताना मारता है, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ह्यूमंस हमेशा डीमंस और मॉन्स्टर्स को अपने दुश्मन मानते हैं, मुझे मार दो, यही सही है। लेकिन अकीरा कामली बोलता है, मेरे लिए असली दुश्मन राजा है, राक्षस नहीं। इमिलिया रिमाइंड करती है, बॉस रूम का दरवाजा तभी खुलेगा जब हम बॉस को मार देंगे या फिर हम खुद मरेंगे। कैटोस की बात से अग्री करता है और अकीरा से कहता है, तो क्या तुम यहीं भूख से मरने की सोच रहे हो? अकीरा थोड़ा रुककर जवाब देता है, नहीं, बात इतनी सिंपल नहीं है। मुझे तुमसे प्यार है, बाकी मॉन्स्टर्स के अलावा तुमसे बात की जा सकती है। मुझे यकीन है कोई ना कोई रास्ता होगा जिससे हम बिना तुम्हें मारे बाहर निकल सकें। इमिलिया सोच में पड़ जाती है, फिर अचानक कहती है, रुको, एक और तरीका है। वो समझाती है कि अगर अकीरा उस कैट के साथ पैक्ट बना ले, उसे अपना फेमिलियर बना ले, तो सिस्टम उसे बॉस मॉन्स्टर मानना बंद कर देगा और गेट अपने आप खुल जाएगा। कैट हंस पड़ता है, ऐसा केवल एक एक्सपीरियंस मैजिशियन कर सकता है जिसका माइंड कंट्रोल परफेक्ट हो। तुम्हारे पास वो स्किल नहीं है कीरा। लेकिन एमिलिया कॉन्फिडेंटली कहती है, तुम गलत हो, उसकी लिमिट पहले ही क्रॉस हो चुकी है। याद है जब उसने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारी बॉडी से माइंड अलग किया था? वो वही टेक्निक है जो सिर्फ पहले हीरो ने की थी। कैट और अकीरा दोनों शॉक में एक दूसरे को देखते हैं। एमिलिया सॉफ्टली बोलती है, मुझे यकीन है अकीरा ये रिचुअल कर सकता है, बस ये नहीं जानती कि वो सर्वाइव करेगा या नहीं। अकीरा गहरी सांस लेकर पूछता है, अगर मैं फेल हुआ तो क्या होगा? कैट कामली कहता है, तो तुम दोनों में से कोई एक या शायद दोनों मर जाएंगे। अकीरा बिना हिचक बोले कहता है, मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ। कैट आखिरी बार उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम ह्यूमंस कभी नहीं बदलते, हमेशा खुद को खतरे में डालते हो सिर्फ किसी और को बचाने के लिए। और यहीं पर सीन एक अजीब सी टेंशन के साथ फ्रीज हो जाता है। अकीरा आगे बढ़ता है, हाथ उठाता है और रिचुअल शुरू करने की तैयारी करता है। यहाँ तक देख लिया तो लाइक तो बनता है बॉस, पसंद आई हो तो लाइक जरूर ठोक देना। तो यहाँ से स्टोरी काफ़ी इमोशनल और इंटेंस टर्न लेती है। अकीरा अब उस काली बिल्ली के सामने खड़ा है और बिल्ली उससे कहती है, आगे बढ़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं मर जाऊं। अकीरा ये सुनकर लिटरली शॉक में आ जाता है। वो सोच भी नहीं सकता कि कोई अपने जीने या मरने को लेकर इतना केयरलेस हो सकता है। अकीरा गुस्से में पूछता है, तुम्हें सच में जीने की कोई परवाह नहीं? और बिल्ली बस शांत लहजे में बोलती है, अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब चाहे जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर अकीरा थोड़ा रुकता है। उसे समझ आता है कि ये दर्द सिर्फ दिखावा नहीं, असली है। वो डिसाइड करता है कि बाद में इस बात पर उससे बात करेगा, लेकिन फिलहाल उसे रिचुअल पूरा करना है। अब वो अमेलिया की तरफ मुड़ता है और पूछता है, ये रिचुअल कैसे होता है? अमेलिया बताती है कि पहला स्टेप है बिल्ली को एक नया नाम देना। अकीरा थोड़ी देर सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारा नाम होगा नाइट, क्योंकि तुम्हारा फर मुझे रात के आसमान की याद दिलाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, बिल्ली किसी भी तरह रिएक्शन नहीं देती, बस खामोश खड़ी रहती है।
अकीरा अब अगला स्टेप शुरू करता है, माइंड लिंकिंग, यानी बिल्ली के पंजे में अपना माइंड डालना। अमेलिया उसे वार्न करती है कि एक बार प्रोसेस शुरू कर दिया तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुम कंट्रोल खो दोगे तो तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन अकीरा पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। जैसे ही वो माइंड कनेक्शन शुरू करता है, अचानक एक बहुत तीव्र एनर्जी वेव उसे अपने अंदर खींच लेती है। वो खुद को एक अंधेरे जलते हुए शहर में गिरता हुआ पाता है। चारों ओर आग, चीखें और विनाश। वो डर के मारे इधर उधर देखता है और तभी सामने नाइट नजर आता है, पूरी तरह मॉन्स्टर बन चुका, शहर में तबाही मचा रहा है, लोगों को बेरहमी से मार रहा है। अकीरा उसे रोकने की कोशिश करता है, रुको, ये तुम नहीं हो। लेकिन नाइट उसकी बात नहीं सुनता। वो अपने काले एनर्जी से उस पर हमला करता है और अकीरा को जमीन पर गिरा देता है। अकीरा किसी तरह उठता है पर नाइट ठंडे स्वर में कहता है, हिचकिचाओ मत, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे मार दो। लेकिन अकीरा का दिल नहीं मानता। वो हमला करने से खुद को रोकता है। नाइट फिर से झपटता है। उसके पंजे अकीरा की सीढ़ी को चीर देते हैं और उसके घाव असल दुनिया में भी दिखाई देने लगते हैं। अब अकीरा समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। वो खंजर निकालता है और नाइट पर फेंकता है, लेकिन नाइट उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है और फिर एक शक्तिशाली डार्क अटैक शुरू करता है। अब अकीरा दौड़ पड़ता है, पर हमला करने के लिए नहीं। वो खुद को नाइट के पंजों से घायल होने देता है। नाइट रुकता है, शॉक में पूछता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? अकीरा धीरे से कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मुझे पता है तुम भी किसी को मारना नहीं चाहते। नाइट चिल्लाता है, मैं एक मॉन्स्टर हूं। मेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है वो मुझे हर किसी को खत्म करने पर मजबूर करती है। लेकिन अकीरा उसकी आंखों में देखता है और कामली बोलता है, अब तुम्हें अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। अब मैं हूं, मैं तुम्हें रोकूंगा, तुम्हें संभालूंगा। धीरे धीरे सराउंडिंग्स गायब होने लगते हैं, जैसे सपना डिसॉल्व हो रहा हो। नाइट की डार्क एनर्जी शांत होने लगती है और वो धीरे धीरे अपने असली रूप एक छोटी सी काली बिल्ली में बदल जाता है। वो अकीरा की बाहों में आकर शांति से आंखें बंद कर लेता है और फिर सपनों की दुनिया में पहली बार सूरज उगता है। अकीरा अब अपने बाहों में नाइट को महसूस कर रहा है और जो शांति बिल्ली को मिली है वो धीरे धीरे उसके रिफ्लेक्शन में बदल जाती है। और यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अकीरा स्लोली ड्रीम वर्ल्ड से वापस लौट आता है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि संधि की रस्म सफल हो गई है, वो कंफर्मेशन के लिए नाइट को जेंटली टच करता है और तभी उसके हाथ के पीछे एक चमकदार गोल्डन मार्क दिखाई देता है और साथ ही नाइट के फोरहेड का लाल निशान भी सुनहरा हो जाता है। अमीलिया काम लहजे में बताती है कि यह सक्सेस का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अकीरा की सोल अब पूरी तरह से बिल्ली से जुड़ चुकी है। नाइट भी अब फुली जाग जाता है और बोलता है, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी दूर तक जाओगे। वो अकीरा को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेता है और लाइफ टाइम के लिए उसकी सर्विस में समर्पित रहने की ओथ लेता है। इसके बाद अमीलिया अपना इंट्रोडक्शन देती है और नाइट तुरंत जवाब देता है, जैसा कि तुम्हारे मालिक की साथी होने के नाते मैं भी तुम्हारा सम्मान करती हूँ। और तभी अचानक जमीन पर एक मैजिकल सर्कल अपीयर होता है जो दिखाता है कि बॉस हार चुका है, लेकिन अकीरा अभी भी थॉटफुल लगता है। वो बोलता है, मैं अगली मंजिल पर जाना चाहता हूँ, लेकिन नाइट इंजर्ड है। नाइट जवाब देता है, दरवाज़ा तब तक खुला रहेगा जब तक हम इसका प्रॉपर यूज़ नहीं करते, इसलिए हरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अकीरा थोड़ी देर आराम करने का डिसाइड करता है और अमीलिया सजेस्ट करती है कि वो इस समय का यूज़ एक दूसरे को और बेहतर जानने में करें। नाइट तुरंत मान जाता है और अकीरा थोड़ा सरप्राइज होता है कि उसने इतनी जल्दी अपनी पर्सनैलिटी एडजस्ट कर ली। अब दूसरी तरफ सातो और उसकी टीम उस कंट्री में पहुंचती है जिसे एक लेजेंडरी हीरो ने बनाया था, वही हीरो जिसे उनके जैसे ही अर्थ से समन किया गया था। जैसे ही वे देखते हैं कि ये कंट्री बिल्कुल हिस्टोरिकल जापान जैसी दिखती है, वे लिटरली स्टंट रह जाते हैं। सब कुछ फेमिलियर लगता है और वे अपनी फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस करने से पहले थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। सातो कहता है कि सबसे पहले हमें पैसे की टेंशन निकालनी होगी, क्योंकि हम लिटरली ब्रोक और होमलेस होने वाले हैं 1 महीने से भी कम में। एक लोकल पर्सन उन्हें एडवाइस देता है कि वे करेजियस बने, यही उनके लिए बेस्ट काम होगा, और सातो भी उससे एग्री कर लेता है। फिर चर्चा आगे बढ़ती है इंफॉर्मेशन गैदरिंग की। सातो सजेस्ट करता है कि कोई ऐसा पर्सन खोजे जो इस वर्ल्ड के बारे में बहुत नॉलेजेबल हो, और साथ ही ऐसी किताबें भी हों जिनमें रेयर और यूजफुल इंफॉर्मेशन हो। एक और लड़का क्वाइटली साय करता है, होपिंग कोई बुक मिले जो बताए कि वापस अर्थ कैसे जाना है। लेकिन सातो फर्मली मानता है कि सबसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन है डिफीट द डीमन किंग। वो सोचता है कि सिर्फ राजा और प्रिंसेस ही उन्हें वापस भेजने का तरीका बता सकते हैं, और चाहे वो कितने भी कनिंग क्यों ना हो, पहले उन्हें डीमन किंग को हराना होगा। सातो अनाउंस करता है,
जैसे ही हमारे पास पर्याप्त वेल्थ और नॉलेज होगी हम सीधे डीमन कॉन्टिनेंट की ओर निकलेंगे। लेकिन असाही उससे डिसएग्री करती है। उसका इंट्यूशन कहता है कि पहले उन्हें अकीरा के साथ रिकनेक्ट करना चाहिए। उसका गट फीलिंग कहता है कि अकीरा रैपिडली पावरफुल हो रहा है और उसकी टीम को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ मेंबर्स असाही की बात से एग्री करते हैं, लेकिन कुछ अभी भी उसे कमांडर सैरन का मर्डरर मानते हैं। इस पर छोटी सी डिबेट शुरू हो जाती है, लेकिन लड़कियां बीच बचाव के लिए आगे आ जाती हैं। वे सातो से पूछती हैं कि इस इशू पर उसका फाइनल डिसीजन क्या होगा, क्योंकि लीडर होने के नाते डिसीजन अंततः उसी का होता है। सातो असाही की बात से एग्री करता है, मानता है कि अकीरा उनके कंपैरिजन में पहले से ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसे डाउट है कि वो उनकी टीम में वर्क कर पाएगा या नहीं। वो कहता है कि अकीरा दूसरों के साथ सोशलाइज करना पसंद नहीं करता और अभी तक उसे टीम में इंक्लूड नहीं किया है, हालांकि वे किंडरगार्टन से एक साथ पढ़ते रहे हैं। ये सुनकर सब शॉक्ड रह जाते हैं और असाही भी एग्री करती है कि अकीरा बिल्कुल भी टीम ओरिएंटेड नहीं है। सातो कहता है कि लेजेंड में बताया गया है कि केवल हीरो की होली स्वॉर्ड ही डीमन गॉड को गिरा सकती है, इसलिए उसे इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि काम कंप्लीट कर सके। वो मानता है कि अगर वे अकीरा को ढूंढ भी लें तो भी अगर वो वीक हैं तो वो उनकी टीम में शामिल होने के लिए रेडी नहीं होगा। इसलिए वो सातो डिसाइड करता है कि वो कंट्री में उसका इंतजार करेगा, जबकि बाकी सभी अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में लगे रहेंगे। इसी बीच अमीलिया अकीरा और नाइट को अपनी पास्ट स्टोरी बता रही है। उसे उसकी सिस्टर ने ही अपने देश से निकाल दिया था और उसके लोग उसे मारने पे तुले थे। उन्होंने उसे क्लिफ पर घेर लिया और वो ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करके नीचे बहती रिवर में गिर गई, जिससे वो सेफ बच गई। हालांकि वो इंजर्ड और एग्जॉस्टेड थी और ब्लैक स्लज ने उसकी वीकनेस एक्सप्लॉइट करके ऑलमोस्ट उसे एनगल्फ कर लिया। नेक्स्ट थिंग शी न्यू वो डंजन में थी और अकीरा ने उसे अभी अभी रेस्क्यू किया। स्टोरी सुनकर अकीरा को उस पर कंपैशन आती है, लेकिन नाइट को कुछ लॉजिकल फ्लॉज दिखते हैं। वो कहता है कि स्लाइम ह्यूमंस को नहीं खाते और अगर कोई अमीलिया को खा भी लेता तो रेस्क्यू होने तक डाइजेस्ट कर चुका होता। अमीलिया समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वो थैंकफुल है कि स्लज ने उसे अकीरा के पास पहुंचाया। वो उसे एडवाइस करता है कि उसे वापस जाके अपनी सिस्टर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करनी चाहिए, लेकिन अमीलिया पहले ही होपलेस फील कर रही है। उसे लगता है कि वो अपनी सिस्टर का सामना नहीं कर सकती, लेकिन अकीरा कहता है सब कुछ किसी न किसी तरह ठीक हो जाएगा, तुम फैमिली हो। वो बताता है कि उसकी भी एक सिस्टर है और भले ही वो मिस्चीवस हो फिर भी अकीरा उसकी बहुत केयर करता है। अमीलिया और नाइट पूछते हैं कि क्या वो अपनी वर्ल्ड में अपनी फैमिली से मिलने जाना चाहता है। अकीरा हाँ कह देता है, लेकिन उससे पहले उसे कुछ और करना है। वो कमांडर सायरन के बारे में बात करता है, जिसने उसे इस वर्ल्ड में जीना सिखाया, और उन लोगों के बारे में सोच के गुस्सा हो जाता है जिन्होंने उसे मार डाला। वो प्रॉमिस करता है कि वो राजा और प्रिंसेस को रिवेंज देगा और सायरन की हत्या के लिए ओथ लेता है। इसकी इंटेंसिटी से अमीलिया और नाइट दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। अमीलिया उसका नाम चिल्लाती है, जिससे वो अपने लीथल एंगर से बाहर आता है। जब वो शांत होता है तो अमीलिया और नाइट दोनों बताते हैं कि वो सायरन को जानते हैं क्योंकि वो एक फेमस नाइट कमांडर था। अकीरा को रियलाइज होता है कि वातावरण बहुत टेंस है, इसलिए वो अपना ग्लव निकालता है और कैट लाइक इंस्टिंक्ट्स के कारण नाइट उसे पकड़ने की कोशिश करता है। अकीरा देखकर खुश होता है कि जो ट्रिक उसके नेबरहुड की स्ट्रे कैट्स पर काम करती थी वही अब एक पावरफुल डीमन कैट पर भी काम करती है। अमीलिया भी एक्साइटेड होती है और उसे ट्राई करना चाहती है। फिर क्या होता है, अकीरा और अमीलिया नाइट के सॉफ्ट फर में लिपट जाते हैं और दोनों उसका एंजॉय करते हैं, जैसे कि उसे एक नए बॉन्ड के साथ एम्ब्रेस किया जा रहा हो। नाइट अब अकीरा से कहता है तुम इससे ज़्यादा सीरियसली लो, क्योंकि हमारी सोल्स जुड़ी हुई हैं। अगर एक मरता है तो दूसरा भी मर जाएगा। अकीरा पहले से ये जानता है, लेकिन फिर भी वो इंटरनली खुश है कि उसे फाइनली एक कैट फेमिलियर मिल गई है, और सच कहूँ तो उसे कैट्स हमेशा पसंद रही हैं। अमीलिया थोड़ी जेलस होकर कहती है मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हारी इस लक से थोड़ी जेलसी हो रही है। और फिर थोड़ी मस्ती के बाद वे सभी डिसाइड करते हैं कि डंजन छोड़ दिया जाए। अकीरा नाइट से पूछता है टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल हमें कहाँ ले जाएगा, लेकिन बिल्ली खुद भी क्लूलेस है। वो बताता है कि आज भी बहुत फ्यू डीमंस ही मैजिक सर्कल्स बनाने की कला जानते हैं, और अकीरा डिसाइड करता है कि डीमन कॉन्टिनेंट पहुंचकर ऐसे स्किल डीमंस को ढूंढेगा और अपने काम में लगाएगा। इसी बीच अमीलिया को सडनली एक मेमोरी फ्लैश होती है। उसमें लाइट ब्लू मैजिकल सर्कल्स लोगों को उनकी इच्छित जगह ले जाते हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि अगर कई लोग उसमें स्टेप करें तो ये केवल एक व्यक्ति की विल पर रिएक्ट करता है। अकीरा थोड़ा कॉशियस होता है और कहता है इससे हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन अमीलिया उसे एश्योर करती है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कहीं भी सेफ पहुँचेंगे। अकीरा इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है और मैजिकल सर्कल में स्टेप कर देता है। वो इंटरनली सोचता है कि क्या ये उससे उसके परिवार तक ले जाएगा, लेकिन रिवेंज का थॉट उसे इमीडिएटली डिसमिस कर देता है। और तभी मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और वे सडनली एक डेंस जंगल में पहुंच जाते हैं।
जहाँ से वे एक इनॉर्मस ट्री देखते हैं। अमीलिया देखते ही शॉक्ड हो जाती है और नाइट उसे बताता है कि ये वर्ल्ड ट्री है। नाइट कहते हैं हम अभी इमेजिनरी ड्वार्फ फॉरेस्ट में हैं। अमीलिया थोड़ा डिसबिलीफ में है कि वे वास्तव में यहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अकीरा को लगता है कि ये एक प्रॉमिसिंग जगह है। और फिर सडन अटैक। ट्री में छिपा हुआ एक ड्वार्फ नीले एरो से अमीलिया पे शूट करता है, लेकिन लकीली अकीरा तुरंत रिएक्ट करता है और उसे पाथ से दूर कर देता है और फिर डैगर से एरो को डिफ्लेक्ट करके लाइटनिंग फास्ट मूव से पीछे पहुंचकर उसे जमीन पर गिरा देता है। अमीलिया उसे देखते ही पहचानती है। लियम। लियम कहता है मैं यहाँ लाइट चेक करने आया था, बिट्रेल की उम्मीद नहीं थी। अगर तुम्हें अपनी लाइफ केयर करनी है तो अभी भाग जाओ। लेकिन अकीरा उसे तुरंत अनकॉन्शियस कर देता है क्योंकि उसकी बकवक में अब कोई इंटरेस्ट नहीं बचा। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि लियम बहुत स्लो था क्योंकि इमेजिनरी ड्वार्व्स ऑलरेडी उन्हें एनसर्कल कर चुके थे। अमीलिया की छोटी बहन किलिका वहाँ उनके अटैक का लीड लेने के लिए रेडी है और वो अमीलिया से कहती है अब तुम्हारी डेथ तय है क्योंकि तुम वॉलंटरीली इस कंट्री में लौट आई हो। अमीलिया इंस्टेंटली अपने पास मेमोरीज में चली जाती है जब उसकी लाइफ परफेक्ट थी। वो इमेजिनरी ड्वार्फ्स की रॉयल प्रिंसेस थी और अपनी फियांसे लियम के साथ अपनी छोटी बहन किलिका की देखभाल करती थी। लेकिन यह हैप्पीनेस ज़्यादा दिन तक नहीं रही। लियम अचानक बोलता है कि वो इंगेजमेंट कैंसिल करना चाहता है। अमीलिया डिवेस्टेटेड होती है लेकिन कहती है कि वो अपने फादर से डिस्कस करेगा क्योंकि वही उनकी मैरिज अरेंज कर चुके थे। और तभी किलिका वहाँ आती है और बताती है कि लियम उससे मैरी नहीं करना चाहता क्योंकि वो ब्लाइट की ऑफस्प्रिंग है। और यहीं से अमीलिया की मिसफॉर्च्यून शुरू होती है। कुछ ही समय बाद किलिका सैनिकों को बेचती है कि वो अमीलिया को हंट करें। सब लोग अमीलिया को क्रिमिनल कह के चेस करने लगते हैं, लेकिन वह संभव बचकर अकेला के पास पहुंचती है। अब अमीलिया अपनी छोटी बहन के सामने खड़े होने में डरती है। वो किलिका से विनती करती है कि वो उस पर अटैक ना करे और प्रॉमिस करती है कि तुरंत देश छोड़ देगी। लेकिन किलिका इस बार उसे एस्केप नहीं करने दे रही। वो टेरिफाइड अमीलिया को कंटिन्यूअसली स्कोल्ड करती रहती है जब तक अकीरा इंटरवीन कर उसे चुप ना करा दे। किलिका पूछती है तुम कौन हो और एक क्रिमिनल की मदद क्यों कर रहे हो? और अकीरा कैजुअली जवाब देता है मैं बस तुम्हारी नेबरहुड का फ्रेंडली किलर हूँ जिसने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन से फ्रेंडशिप बनाई थी। और फिर अकीरा किलिका से पूछता है कि अमीलिया ने ऐसा क्या किया कि वो क्रिमिनल जैसी ट्रीट हो रही है। अमीलिया अपना हैंड कवर हटाती है और पॉइजन से हुए वूंड को दिखाती है। अकीरा शॉक्ड हो जाता है और किलिका बताती है कि अमीलिया ने उसे पॉइजन देकर हीलिंग पोशन बनाया था। यही उसका क्राइम है। सब लोग अमीलिया को क्रूएल विच कह के ब्लेम करने लगते हैं और वो मम्बल करती है कि उसने सचमुच उन्हें हीलिंग पोशन दिया था। किलिका पूछती है कि क्या अमीलिया खुद को फंसाने के लिए इंटेंशनली हार्म कर रही थी, और अमीलिया साइलेंट हो जाती है। फिर किलिका अकीरा के पास आती है और उसे उसकी कंट्री में एक वांटेड क्रिमिनल लाने के लिए थैंक्स देती है। जैसे ही वो अकीरा के करीब आती है वो अपनी स्पेशल एबिलिटी से उसे मिसमराइज कर देती है। अमीलिया इसके बारे में अकीरा को बताने में बहुत देर कर देती है क्योंकि किलिका का मैजिक पहले ही कंप्लीट हो चुका है और अब वो कॉन्फिडेंट है कि अकीरा भी उसके लव में फॉल कर चुका है और कोई उसे बचाने वाला नहीं बचा। अब अमीलिया फ्यूरियस हो जाती है और किलिका पर चिल्लाती है कि वो अपना मैजिक वापस ले और अपोलोजाइज करे क्योंकि डिसीजन सिर्फ अमीलिया का होना चाहिए। किलिका हैरान रह जाती है क्योंकि उसने अमीलिया को कभी पलटवार करते नहीं देखा। और तभी अकीरा इंटरवीन करता है और दोनों लड़कियों को काम रहने के लिए कहता है। वो बोलता है माइंड कंट्रोल स्किल का कोई इफेक्ट मुझ पर नहीं हुआ। अमीलिया हैप्पी हो जाती है जबकि किलिका स्टन रह जाती है। नाइट कहता है माइंड कंट्रोल स्पेल्स उन पर काम नहीं करते जो मैजिशियन से कहीं हायर लेवल पर होते हैं, और ये किलिका और अकीरा दोनों के लिए सच है। और एल्फ प्रिंसेस खुद को एडमिट नहीं कर पा रही कि कोई उससे स्ट्रॉन्गर हो सकता है। अकीरा कहता है मैं एक्सेप्ट करूंगा कि तुम मुझसे वीक हो क्योंकि तुमने अमीलिया को ट्रैप करने के लिए खुद पॉइजन लिया। किलिका इस बात से एंग्री हो जाती है और सोल्जर्स को अकीरा को मारने का आदेश देती है और अकीरा तैयार हो जाता है अपनी शैडो मैजिक यूज करके सभी को हराने के लिए। लकीली तभी किंग अराइव करता है और सभी सोल्जर्स को अपने वेपन्स नीचे रखने का आदेश देता है। किलिका शॉक्ड होती है क्योंकि वो सोच रही थी कि राजा एक लॉन्ग ट्रेड जर्नी पर गया होगा। एल्फ किंग पूछता है ये सब हो क्या रहा है, और एक सोल्जर रिपोर्ट करता है अमीलिया ने किलिका को पॉइजन दिया था। किंग तुरंत उसे साइलेंस कर देता है और अपनी डॉटर से एक्सप्लेनेशन मांगता है। किलिका साइलेंट रह जाती है क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट सोल्जर्स कहते हैं कि उसने कुछ रॉन्ग नहीं किया। किंग इंस्टेंटली रियलाइज करता है कि किलिका ने उन्हें मेस्मराइज किया था और वो तुरंत उसे स्पेल रिमूव करने का ऑर्डर देता है। किलिका कुछ भी कहने से इनकार करती है, इसलिए राजा उसे स्टर्नली बताता है कि तुम्हारे पिता बाद में तुम्हें बुरी लड़की होने की पनिशमेंट देंगे। और फिर वो सीधे अकीरा के पास आता है और किलिका के एक्शंस के लिए अपोलोजाइज करता है। उसके बाद वो अकीरा से कहता है कि उसे तुरंत वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि इमेजिनरी ड्वार्फ किंगडम में अन्य रेसेस का एंट्री स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। अमीलिया राजा से कहती है कि अकीरा ने उसे डेंजर से बचाया और सेफ घर पहुंचने में मदद की, लेकिन राजा को इसकी कोई रियल कंसर्न नहीं है।
अमीलिया गुस्से में कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं अकीरा के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मैं इस नैरो माइंडेड कंट्री में रहना नहीं चाहती। ये सुनकर राजा फ्यूरियस हो जाता है और कहता है कि अमीलिया को ये स्टॉप करना चाहिए कि वो फ्रीली अपनी विल से कुछ भी कर सकती है। राजा बताता है कि अमीलिया उनके किंगडम की फ्यूचर रूलर है और उसकी केयर करने के लिए यहीं रहना होगा। अमीलिया थोड़ा डर जाती है, लेकिन अकीरा अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखते हुए कहता है कि उसके लाइफ डिसीजंस किसी और के कंट्रोल में नहीं होंगे और वो किसी से भी फाइट करने को तैयार है जो उसके राइट्स छीनने की कोशिश करे। तभी लियम रिगेन करता है और जब उसे पता चलता है कि अकीरा ने उनके बेस्ट वॉरियर में से एक को डिफीट कर दिया, तो वो डिसाइड करता है कि उसे एक चांस देना चाहिए। और फिर लियम अकीरा को चैलेंज करता है, स्टेक्स पर अमीलिया के राइट्स रख के, और किलेका को अपनी रिप्रेजेंटेटिव चुनता है। अकीरा चैलेंज एक्सेप्ट करता है और राजा के साथ वर्ल्ड ट्री तक जाता है जहां ड्यूल होने वाला है। अमीलिया माफी मांगती है कि उसने उसे इस मेस में खींचा, लेकिन अकीरा कामली जवाब देता है कि ये डिसीजन उसने खुद लिया। फिर वो अमीलिया से ब्लाइट चाइल्ड के पूरे मामले के बारे में पूछता है। अमीलिया बताती है कि जब ट्विन चिल्ड्रन में से एक अपने पेरेंट्स जैसी नहीं दिखता तो उसे ब्लाइट चाइल्ड कहा जाता है और ये उनकी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है। अकीरा शॉक्ड होता है कि अमीलिया और किलिका ट्विन्स हैं, लेकिन नाइट तो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है ये जानने के लिए कि ब्लाइट चाइल्ड का मिथ कितने साल पहले सच हुआ था। अमीलिया कंफर्म करती है कि कई लोग अभी भी उसे इसी नाम से रेफर करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी अपने पेरेंट्स जैसी नहीं दिखती। जल्द ही वे वर्ल्ड ट्री पर पहुंचते हैं और अकीरा डिसाइड करता है कि वो अपनी प्रेजेंस छिपाए बिना ड्यूल करेगा क्योंकि उसे चाहिए एक फेयर विक्ट्री। अमीलिया उसे सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि किलेका सबसे स्किल्ड एल्वन स्वॉर्ड वुमेन है। अकीरा कहता है कि उसकी क्लेवर सिस्टर के इतने कामों के बावजूद भी वो उसका बहुत रिस्पेक्ट करता है। अमीलिया ब्लश करते हुए कहती है कि उसने उसके ट्रेनिंग एफर्ट्स देखे हैं। और फिर ड्यूल शुरू होता है। अकीरा अपनी सूंड शीट से निकालता भी नहीं है और जब किलेका कहती है कि तलवार निकालो तो अकीरा कामली बोलता है कि वो उसे एक्सीडेंटली हर्ट नहीं करना चाहता। किलेका कॉन्फिडेंट है कि वो इजीली जीत जाएगी और अपने पिता का ट्रस्ट फिर से हासिल करेगी, लेकिन अकीरा उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। इसके बजाय वो अमीलिया को पहले गुस्सा करने के लिए थैंक करता है, जिससे अमीलिया थोड़ी शाय हो जाती है। राजा ड्यूल का सिग्नल देता है और किलेका तुरंत अकीरा पर हमला करती है। वो अपनी स्वॉर्ड को प्रिसाइजली स्विंग करती है, लेकिन अकीरा उससे तेज है और इजीली हर अटैक्स डॉज कर लेता है। अकीरा महसूस करता है कि किलेका वाकई स्किल्ड और फास्ट है, लेकिन फिर भी उसकी स्किल्स को पूरी तरह काउंटर नहीं कर पा रही। अकीरा उसके अटैक से दूर हट के उसे पुश कर देता है, लेकिन किलेका का एक यूनिक वेपन है। वो अपनी स्वॉर्ड में विंड मैजिक चैनल करती है और अकीरा की ओर एक पावरफुल गस्ट भेजती है, जिससे अकीरा बैक स्टेप करता है। वो समहाउ बच निकलता है, लेकिन किलेका कंटिन्यूसली उसे पुश करती रहती है और फिर अकीरा को काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है। अकीरा किलेका को किक कर गिरा देता है और जब तक वो उठती है अकीरा ऑलरेडी उसके पीछे पहुंच चुका होता है। अकीरा उसे अब हार मानने और अमीलिया से रिकंसाइल करने के लिए कहता है क्योंकि वो अभी भी उसकी केयर करता है। किलेका रिफ्यूज करती है और कहती है कि वो अपनी सिस्टर को कभी माफ नहीं करेगी जिसने उसका सब कुछ छीन लिया। और फिर किलेका पावरफुल अटैक करती है, अकीरा को पीछे धकेलती है, लेकिन अकीरा क्लेवरली विंड मैजिक को रीडायरेक्ट कर देता है और एल्विन सोल्जर्स पर वार कर देता है। अकीरा नाइट को ऑर्डर देता है कि वो अमीलिया को इन रिलेंटलेस अटैक से बचाए और नाइट बड़े फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर विंड अटैक ब्लॉक करता है। इन द मीन टाइम किलेका चिल्लाती है कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि उसकी सिस्टर ने उसे सब कुछ छीन लिया। उसको अपनी चाइल्डहुड याद आती है जब दोनों बहुत क्लोज थे, लेकिन जब पता चला कि अमीलिया एक अवीकेंड स्पिरिट है जो अपनी पावर से वर्ल्ड को रीशेप कर सकती है, तो सब ने किलेका से अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया और यही उसे फ्यूरियस बनाता है। अब वो अमीलिया से सब कुछ वापस लेना चाहती है। तभी लियम वहां पहुंचता है एक रैप्ड ऑब्जेक्ट लेके। अमीलिया को कहता है कि इससे किलेका को बचाया जा सकता है। वो रैप्ड ऑब्जेक्ट वर्ल्ड ट्री की एक ब्रांच निकलती है और उसकी पावर से अमीलिया सबको किलेका के माइंड कंट्रोल से फ्री कर देती है। देखते ही किलेका कंट्रोल लूज हो जाता है और वो अपनी फुल पावर से अकीरा पर अटैक करती है, जिसे पता है कि अगर वो बच गया तो अमीलिया को नुकसान होगा। अकीरा शैडो मैजिक का यूज करता है विंड अटैक ब्लॉक करने के लिए। फिर उसे रियलाइज होता है कि किलेका काफी स्ट्रांग है और उसकी अटैक पूरी तरह एनगल्फ कर सकती है। और उसी हीटेड मोमेंट में अकीरा डिसाइड करता है कि शैडो मैजिक को अपने पास अट्रैक्ट कर ले। जैसे ही शैडोज उसे सराउंड करती हैं, अकीरा थोड़ा फियर फील करता है, लेकिन अस्टॉनिशिंगली उसका बॉडी ब्लैक ऑरा से कवर हो जाता है। वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है, फिर भी आगे बढ़ता है और किलेका को बैटल से बाहर कर देता है। किलेका बहुत दुखी है कि उसने अब सब कुछ खो दिया, लेकिन अकीरा उसे समझाता है कि वो रोना बंद करे क्योंकि वो उन लोगों को नहीं देखती जो सच में उसके लिए केयर करते हैं। उसके बाद अमीलिया और लियम वहां पहुंचते हैं और किलेका कहती है कि अगर माइंड कंट्रोल पहले लियम पर काम करता तो उसने श्योरली उसे अंडर एस्टिमेट किया होगा। वो कहती है कि जैसे ही लियम फ्री हुआ वो सीधे अमीलिया के पास गया, लेकिन अमीलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि शुरू से ही वो उसके इन्फ्लुएंस में नहीं था। किलेका उसकी बात मानने से इनकार करती है और पूछती है कि वो उसे किस क्राइम की सजा देंगे, और उसके फादर कहते हैं कि अगर कोई पनिशमेंट का हकदार है तो सिर्फ वही है।
किलिका को ये समझ ही नहीं आता कि उसके पिता का मतलब क्या है, तो वे उस पर डाला गया फॉरगेटफुलनेस स्पेल हटा देते हैं। उसी पल किलिका को अपने बचपन की खोई हुई सारी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि वो कितनी मेहनत से स्ट्रांग बनने की कोशिश करती थी और इसलिए उसने तय किया कि वो आने वाली कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लेगी। लेकिन उसके पिता ने साफ कहा था कि वो बस तीसरी मंजिल तक ही जा सकती है। किलिका को डर था कि ये लिमिट शायद उसके लिए काफ़ी ना पड़े। तभी एक दिन एक अजीब और सस्पिशियस औरत उससे मिली और उसे जल्दी स्ट्रांग बनने में मदद करने की ऑफर दी। उसने किलिका को एक मैजिकल आर्टिफैक्ट दिया जिससे पावरफुल मॉन्स्टर्स को समन किया जा सकता था ताकि वो जल्दी लेवल अप कर सके। मासूम किलिका ने ज़्यादा सोचे बिना उसे ले लिया, पर जैसे ही उसने उस आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट किया, अचानक कुछ भयंकर ओर्क्स उसके सामने प्रकट हो गए। किलिका ने पूरी जान लगाकर उनसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे। आखिर में उसने भागने का फैसला किया, लेकिन जब ओर्क्स डंजन से बाहर उसका पीछा करने लगे तो उसे डर हुआ कि अगर वो भागी तो गांव के लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए उसने तय किया कि वो आखिरी दम तक लड़ेगी। जैसे ही वो हारने वाली होती है, अचानक लियम सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन तभी झाड़ियों से एक चालाक फैंटम निकलता है और एक बार में लियम की छाती आर पार कर देता है। वो शातिर औरत हंसते हुए कहती है कि उसकी योजना पूरी तरह काम कर गई, और ये देखकर किलिका अंदर से टूट जाती है। राजा को मजबूरन अपनी जादुई शक्ति से उसकी यादें मिटानी पड़ती हैं ताकि वो उस दर्द से मुक्त हो सके। खुशकिस्मती से अमेलिया ने रिवाइवल मैजिक का इस्तेमाल करके लियम और बाकी सैनिकों को वापस जिंदा कर दिया। उस दिन के बाद सभी लोग किलिका से थोड़ा दूर रहने लगे ताकि गलती से उसे सच्चाई ना पता चल जाए। अमेलिया को लगा कि शायद अब किसी को उसकी परवाह नहीं, क्योंकि आखिर वो एक स्पिरिट मीडियम थी। राजा ने कहा कि वो चाहता था कि किलिका ड्यूअल में अकीरा को हराए और एक रॉयल के तौर पर अपनी वर्थ साबित करे। ऐसा करने से उसे अपनी खोई यादों का सामना करने का कॉन्फिडेंस मिल जाता, लेकिन वो लड़ाई नहीं जीत सकी और राजा को उसकी यादें लौटाने के लिए दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। अचानक लियम किलिका के सामने घुटनों पर गिर जाता है और कहता है कि उसने कभी नहीं चाहा कि वो अमेलिया को नुकसान पहुंचाए। उसने बस ये दिखावा किया था कि वो उसके जादू के प्रभाव में है ताकि सही वक्त आने पर अमेलिया की मदद कर सके। किलिका हैरान रह जाती है तो राजा बताता है कि जब लियम को रिवाइव किया जा रहा था, उस वक्त वर्ल्ड ट्री का एक लीफ उसके शरीर में समा गया था। इसी वजह से वो हर नेगेटिव इफेक्ट से लगभग इम्यून है। लियम माफ़ी मांगता है कि वो किसी को बचा नहीं पाया और किलिका को एहसास होता है कि गलती दरअसल उसी की थी। उसने हर चीज़ का ब्लेम अमेलिया पर डाल दिया था, जबकि असल में सारी मुसीबत की जड़ वही खुद थी। वो रो पड़ती है और खुद को कोसती है, लेकिन अमेलिया उसे रोकती है और कहती है कि वो अद्भुत है और यही उसकी असली ताकत है। दोनों बहनों का इमोशनल रीयूनियन होता है और कुछ ही देर बाद सैनिक किलिका के जख्मों का इलाज करने के लिए पहुंचते हैं। किलिका हैरान रह जाती है कि सब उसकी सच में परवाह करते हैं, भले ही वे अब उसके कंट्रोल में नहीं हैं। उस रात राजा अकीरा के लिए एक वेलकम बैंक्वेट रखता है क्योंकि उसने डुएल जीत लिया था। वहाँ राजा ये भी कहता है कि अब अमेलिया अपने भविष्य का फैसला खुद करेगी। वो तय करती है कि वो वहीं जाएगी जहाँ अकीरा जाएगा, और राजा बताता है कि उनका अगला डेस्टिनेशन होगा बीस्टमैन कॉन्टिनेंट, क्योंकि नाइट के हिसाब से वहीं से उनकी जर्नी आगे बढ़नी चाहिए। पार्टी के बाद अमेलिया अकीरा को एक शांत जगह पर बुलाती है। वो उससे उसका नाम लेने को कहती है। अकीरा जैसे ही उसका नाम सॉफ्टली बोलता है, अमेलिया मुस्कुरा देती है। वो वादा करती है कि वो कभी उससे अलग नहीं होगी। नाइट उन्हें बच्चों की तरह बिहेविंग देखकर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। उसी वक्त अकीरा के क्लासमेट्स एक जहाज पर होते हैं। सातो आसही से माफ़ी मांगता है कि वो अब अकीरा का और इंतजार नहीं कर सकते। आसही समझ जाता है क्योंकि वहाँ रहकर वो और स्ट्रांग नहीं बन पा रहे थे, इसलिए वो बीस्टमैन कॉन्टिनेंट जा रहे हैं अपनी स्किल्स और वेपन्स दोनों को अपग्रेड करने। थोड़ी देर बाद अकीरा और अमेलिया भी एल्फ साम्राज्य छोड़ने की तैयारी करते हैं। सब लोग उन्हें अलविदा कहने पहुंचते हैं। अमेलिया और किलिका का रिश्ता पूरी तरह ठीक हो चुका होता है और लियम और अकीरा भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो उनकी बेटियों का ख्याल रखेंगे। राजा अकीरा से कहता है कि कुछ सैनिक उन्हें देश की सीमा तक एस्कॉर्ट करेंगे क्योंकि हाल ही में उस इलाके में किडनैपिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। अमेलिया अकीरा को गले लगाकर कहती है कि वो उसकी रक्षा के लिए काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन राजा अभी थोड़ा चिंतित दिखता है। किलिका बोलती है कि वो अमेलिया की सुरक्षा के लिए खुद साथ जाएगी और लियम भी उसके साथ जाने की बात करता है। बाकी सैनिक भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन अकीरा किसी पर बोझ नहीं डालना चाहता तो वो सबको मना कर देता है। थोड़ी देर बाद अकीरा और अमेलिया गाड़ी में सवार होकर बॉर्डर एरिया की ओर निकलते हैं, जबकि कुछ सैनिक उनकी प्रोटेक्शन में चल रहे होते हैं। रास्ते में अकीरा नाइट से पूछता है कि वो एल्फ किंग के सामने इतना चुप क्यों था। नाइट कहता है कि ज़्यादातर लोगों को डीमंस पसंद नहीं, इसलिए वो अकीरा को किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में नहीं डालना चाहता था। फिर अकीरा पूछता है कि अगर वो कभी डीमन किंग के सामने ऐसा हम्बल रहा तो मुसीबत नहीं होगी क्या। नाइट कहता है कि उसकी सेंसेस अब भी डीमन किंग से जुड़ी हैं और वो सब कुछ देख और सुन सकता है, लेकिन डीमन किंग उसका बिहेवियर कंट्रोल नहीं करता और साफ कहता है कि वो कभी अकीरा को बिट्रे नहीं करेगा। अकीरा पूछता है कि अगर कभी उसे डीमन किंग से लड़ना पड़ा तो वो क्या करेगा। नाइट कहता है कि इस बारे में बाद में सोचेंगे। अमेलिया कहती है कि शायद डीमन किंग अकीरा का दोस्त बनना चाहता हो,
नाइट भी मानता है। वो कहता है कि कल अकीरा ने कमाल कर दिया था, शायद इसी वजह से डीमन किंग का ध्यान उस पर गया। वो बताता है कि अकीरा ने खुद को शैडो मैजिक से ढंक लिया था, जबकि और कोई इस जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अकीरा थोड़ा मॉडेस्ट बनते हुए कहता है कि ये इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। तभी अचानक उसकी डेंजर डिटेक्शन एबिलिटी बंद हो जाती है। वो तुरंत गाड़ी रुकवाता है और बाहर निकलता है। वहाँ कुछ किडनैपर्स एक लड़की को बंधक बनाए खड़े होते हैं। वे धमकी देते हैं कि अगर किसी ने भी हरकत की तो वो लड़की को मार देंगे, और अकीरा और बाकी सभी को एक रस्सी पकड़ाते हैं ताकि वे खुद को बांध लें। डाकुओं में से एक अमेलिया को पहचान लेता है और हंसते हुए कहता है कि जब वो एल्फ प्रिंसेस को अपने मालिक के पास भेंट के रूप में ले जाएंगे तो वो बहुत खुश होगा। जब किडनैपर्स का ध्यान थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है, अकीरा अपनी स्किल से अपनी प्रेजेंस हाइड कर देता है और पलक झपकते ही उन्हें न्यूट्रलाइज कर देता है। और जैसे ही वो नॉर्मल स्टैंड्स में आता है, सारे बैंडिट्स जमीन पर गिरते हैं और अकीरा सोल्जर्स से कहता है कि उन्हें आए कर दें। इस बीच अमेलिया हॉस्टेज को फ्री कर देती है। फिर अकीरा इंटरोगेट करता है बैंडिट्स को। जब वो पूछता है उनके बॉस के बारे में, जिसे पहले ग्रेहम कहते थे, तो एक सोल्जर बताता है कि ग्रेहम उरुक में एक किंग है जो सबसे बड़े बीस्ट कंट्री में रहता है। अकीरा सोल्जर्स से कहता है कि उन्हें वापस कैपिटल ले जाएं, क्योंकि अब वो अपनी जर्नी अकेले कंटिन्यू कर सकता है। सोल्जर्स बताते हैं कि उन्हें उसे हार्बर तक एक्सकॉर्ट करने का आदेश मिला था, लेकिन अकीरा उन्हें वापस जाने के लिए मना देता है। थोड़ी ही देर में वो हार्बर पहुंचते हैं और एक शिप में बोट कर लेते हैं। अकीरा अपने फ्रेंड से कहता है कि जैसे ही वो बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट पहुंचेंगे, उसे कुछ अच्छे वेपन्स मिलेंगे और उसका लेवल भी बूस्ट होगा। अमेलिया सुन के शॉक होती है कि वो अभी भी और स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, और अकीरा कहता है कि वो कमांडर सैरन से रिवेंज लेने में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। नाइट बताता है कि बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट के हार्बर सिटी में एक डंजन है जहां वो अपना लेवल बढ़ा सकता है। हालांकि वहां पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे और तब तक उन्हें रिलैक्स करना चाहिए और जर्नी का आनंद लेना चाहिए। जैसे ही शिप सेल करती है, अमेलिया एक्साइटेड हो जाती है टाइटैनिक जैसे सीन्स रिक्रिएट करने के लिए। वो कहती है कि वो उसके साथ टाइटैनिक वाला पोज करना चाहती है, लेकिन अकीरा सिर्फ सिग्मा मेल की तरह इग्नोर करता है। इंस्टेड वो किताब पढ़ना चूज करता है जो राजा ने फेयरवेल गिफ्ट में दी थी। अमेलिया अपने फादर को ब्लेम करती है कि उसने अकीरा का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन अकीरा उसकी ओपिनियन पर ध्यान नहीं देता। जर्नी के दौरान वो किताबें पढ़ता रहता है और जल्दी ही वो बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट पहुंचते हैं। उनका पहला स्टॉप उर नाम का हार्बर सिटी है और अकीरा को पता चलता है कि यहाँ सिर्फ ह्यूमंस ही लेबर कर रहे हैं। वो इसे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी 3 छोटे थग्स उसे घेर लेते हैं। वे उसे एल्फ गर्ल को छोड़ के भाग जाने को कहते हैं। उनके एटीट्यूड से अकीरा समझ जाता है कि ये बीस्ट ह्यूमंस के साथ बायस रखते हैं, और फिर वो उनकी तरफ बढ़ता है रेडी टू फाइट, लेकिन अपनी शैडो मैजिक से उनकी आंखों पर डार्क पैचेस डाल देता है जिससे उनकी विजन ब्लॉक हो जाती है। और फिर वो सिटी की तरफ बढ़ता है जहां हर कोई नाइट से डरता हुआ लगता है। अमेलिया नाइट से पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ आइडिया है। नाइट जवाब देता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोग ब्लैक कैट से डरते हैं और इसका बहुत ही लेजिट रीजन है। इमीडिएटली बाद में अकीरा और अमेलिया एक होटल में रूम बुक करते हैं और भरपेट खाना एंजॉय करते हैं। अकीरा डिसाइड करता है कि वो सो जाएगा और अमेलिया बताती है कि उनके बेड्स थोड़े बड़े हैं। वो कहती है कि दोनों के लिए बस एक ही बेड काफ़ी होगा, और अकीरा हैरान भर जाता है क्योंकि उसे अमेलिया से इतनी डायरेक्ट बात की उम्मीद नहीं थी। नाइट जो अब विंगमैन की रोल निभा रहा है, अकीरा से कहता है कि वो मिडनाइट वॉक पर जा रहा है, इसलिए दोनों अपने हिसाब से करें। अकीरा थोड़ा कंफ्यूज होता है और अमेलिया खुशी खुशी शावर लेने चली जाती है, लेकिन जब वो बात करके बाहर आती है, अकीरा सो रहा होता है और वो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। धीरे से वो उसकी चीक पर किस करती है और उसके बगल में सो जाती है, लेकिन पता चलता है कि अकीरा स्लीप का एक्ट कर रहा था क्योंकि वो सुंडेरे घल के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग नाइट सेम टाइम वापस आता है और अकीरा वेकअप होता है। सेकंड्स में अमेलिया भी अवेक होती है और नाइट उन्हें कहता है कि जल्दी से क्लोथ्स पहन ले क्योंकि एक गेस्ट आने वाला है। वो गेस्ट क्रो नाम का गॉथिक ब्लैकस्मिथ है जिसे नाइट ने अकीरा की मदद के लिए बुलाया है। क्रो ब्लंटली जवाब देता है कि वो एल्ड्रिया के नाइटमेयर समन को रिफ्यूज नहीं कर सकता। अमेलिया क्यूरियस होती है कि इसका क्या मतलब है। दूसरी तरफ अकीरा पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि क्रो क्या कह रहा है, इसलिए वो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और क्रो तुरंत उसका वेपन देखना चाहता है। अकीरा उसे अपनी स्वॉर्ड दिखाता है जिसके कई टिप्स ब्रोकन हैं, और क्रो इंस्टेंटली बता देता है कि उसने इसका यूज किस डंजन में किया था, उसके डैमेज पैटर्न के आधार पर। अकीरा प्रभावित होकर पूछता है कि क्या तुम इसे रिपेयर कर सकते हो, और गॉथिक बीस्टमैन क्रो जवाब देता है कि वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ कॉइन्स और रॉ मटेरियल्स के लिए ऐसा कर देगा। अकीरा शर्तें मान लेता है और फिर उससे 20 थ्रोएबल वेपन्स बनवाने की रिक्वेस्ट भी करता है। क्रो को पता चलता है कि अकीरा एक असैसिन है, लेकिन उसे लगता है कि वो अभी मेंटली तैयार नहीं है अपने वेपन्स को बिना डैमेज किए संभालने के लिए। अमेलिया ये सुनकर थोड़ी गुस्से में आती है, लेकिन अकीरा उसे कहता है कि काम रहो, क्रो सही बोल रहा है। नाइट भी इस बात से एग्री करता है और कहता है कि भले ही क्रो अब ब्लैकस्मिथ बन गया है, एक टाइम था जब वो हीरो पार्टी का सदस्य था।
अकीरा और अमेलिया सुनकर सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन क्रो अतीत में खोना नहीं चाहता। वो अकीरा को रिपेयर की कॉस्ट और जरूरी रॉ मटेरियल्स की लिस्ट देता है और फिर उसे अपनी वर्कशॉप तक ले जाता है। नाइट बताता है कि क्रो भले ही एरोगेंट है, लेकिन पूरा कॉन्टिनेंट का सबसे स्किल्ड ब्लैकस्मिथ है। अकीरा इस बात पर ट्रस्ट कर लेता है, लेकिन सोच में पड़ जाता है कि इतनी जल्दी जरूरी रिसोर्सेज कैसे जुटाएगा। नाइट उसे कहता है कि वो डंजन में जाकर कुछ मॉन्स्टर्स हंट करे, जिससे रॉ मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। इस बीच अमेलिया इम्पेशेंट हो जाती है और अचानक कहती है कि वो क्रो से कुछ बात करने वाली है। नाइट उसे एस्कॉर्ट करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके। अमेलिया क्रो का पीछा करते हुए उसकी वर्कशॉप तक पहुंचती है और क्रो से ब्लंटली पूछता है, व्हाट डू यू वांट? अमेलिया बताती है कि लास्ट हीरो पार्टी ने डीमन किंग को डिफीट करने में फेल कर दिया था और अब सिर्फ हीरो और उसके कंपेनियंस ही वापस लौटे हैं। क्रो सोचता है कि शायद वो सॉर्सरस के बारे में पूछना चाहती है, जो पार्टी का सदस्य था, लेकिन अमेलिया इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इंस्टेड वो क्रो से लड़ना सीखना चाहती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पावरफुल था इनफ टू एस्केप डीमन किंग्स पैलेस। क्रो तुरंत डिनाई कर देता है और कहता है कि अब वो कोई डिसाइपल नहीं लेगा। अमेलिया सुनकर शॉक होती है और पूछती है कि पहले उसके पास कोई डिसाइपल था। क्रो बताता है कि उसके कई डिसाइपल्स थे, लेकिन कोई भी उसकी ट्रेनिंग सहन नहीं कर पाया, या तो टूट गए या भाग गए। अमेलिया वादा करती है कि वो ना तो टूटेगी ना भागेगी। वो अकीरा के साथ रहना चाहती है, लेकिन अपने लेवल तक पहुंचने के लिए हार्ड वर्क करेगी। क्रो फिर भी उसकी बात रिफ्यूज कर देता है और नाइट की तरफ मुड़कर कहता है कि उसने सिर्फ अपने मास्टर के वेपन्स रिपेयर करने की बात एक्सेप्ट की थी, नथिंग एल्स। नाइट उसे कहता है कि अमेलिया उसकी मिस्ट्रेस नहीं है, इसलिए वो उसकी बात इग्नोर कर सकता है। हालांकि अमेलिया को यह पसंद नहीं आता कि क्रो उसे हर बार अडूरियाज नाइटमेयर कहकर बुलाता है। क्रो कहता है कि यही नाम उसे बुलाने का अधिकार है और अमेलिया अब क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाती है। वो नाइट से पूछती है कि ये सब किस बारे में है, और नाइट बताता है कि 100 साल पहले अडूरिया बीस्ट फोक कॉन्टिनेंट का सबसे प्रॉस्पेरस सिटी था। डीमन गॉड ने बीस्ट फोक के द्वारा उसकी टेरिटरी पर अटैक किए जाने का रिवेंज लेने के लिए अटैक ऑर्डर दिया। उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कुछ डैमेज करना और रूलिंग क्लास को स्कैर करना था, लेकिन उसकी डेमोनाइक नेचर उसे ओवर पावर कर गई और वो रैम्पेज में शहर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। उस दिन उसे अडूरिया और ब्लैक कैट्स का निकनेम मिला और वो पूरे कॉन्टिनेंट में फियर का सिंबल बन गया। अकीरा उसकी टेलीपैथिक लिंक से पूरी कहानी सुन लेता है और अब नाइट के लिए थोड़ा अपसेट हो जाता है। दूसरी ओर एमिलिया नाइट को बताता है कि उस घटना के कारण उसका मेंटल स्टेट इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसे लगा था अब जीने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अकीरा से मिलने के बाद नाइट अपने शेमफुल पास से आगे बढ़ चुका है और अब वो अपने न्यू मास्टर के लिए जीना चाहता है। क्रो ये सुनकर लाफ करता है, लेकिन नाइट से कहता है कि उसे कोई कंप्लेंट नहीं है। नाइट उसकी कहानी आगे बढ़ाता है और अमेलिया को बताता है कि उस घटना के तुरंत बाद वो विक्टिम्स को ट्रिब्यूट देने के लिए एक मेमोरियल गया था। सरप्राइजिंगली नाइट भी वहाँ था और दोनों ने एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया। उस समय नाइट ने क्लॉ से कहा था कि अगर वो रिवेंज लेना चाहता है तो उसे किल करे, लेकिन उस डीमन को कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोचा कि नाइट सिर्फ डीमन गॉड का एक टूल है और रिवेंज लेना यूजलेस होगा। हालांकि उसने डीमन किंग से रिवेंज नहीं लेना चाहा, क्योंकि उसका रियल एनिमी कोई और था। उसने नाइट को बताया कि उसकी सिस्टर शहर में थी, लेकिन वो उसके अटैक में नहीं मरी। वो सर्वाइव की गए विक्टिम्स और वुंडेड लोगों को बचाने में हेल्प कर रही थी। तभी ग्रैहम नाम का किंग वहाँ आया। ग्रैहम शहर से जल्दी से छोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि नाइट वापस आएगा, और वो गिरते बिल्डिंग्स के पास रास्ता बनाने के लिए रेडी था, ट्रैप्ड लोगों की परवाह किए बिना। क्रो की सिस्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे किक कर भगा दिया और फिर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे इलाके के सभी लोग मारे गए। क्रो गुस्से में एक्सप्लोड हो गया और ग्रैहम से रिवेंज लेना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी काइंड सिस्टर ऐसा नहीं चाहेगी। अमेलिया उसकी स्टोरी सुनकर उसे कावर्ड कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अपनी सिस्टर का यूज़ झगड़े से बचने के लिए कर रहा है। क्रो थोड़ी गुस्सा होता है, लेकिन अमेलिया बताती है कि वो पहले ऐसी ही थी, लेकिन फिर अकीरा ने उसे अपने प्रॉब्लम्स का सामना करने का कॉन्फिडेंस दिया। क्रो अब उसकी वर्चूज़ की आवाज़ इग्नोर कर देता है और उसे डिसमिस होने के लिए कहती है। दूसरी ओर अकीरा डंजन में जाता है और पाता है कि ब्रेव रैंक के अनुसार यहाँ एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए वो अपनी प्रेजेंस हाइड करके अंदर जाने की सोचता है। अचानक एक मॉन्स्टर रैम्पेज शुरू हो जाता है। ह्यूज एनर्जी पार्टिकल्स डंजन के स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हैं और पावरफुल मॉन्स्टर होल से बाहर निकल आते हैं। एनर्जी ब्लास्ट अपने रास्ते में आने वाले सभी को बर्न कर देती है। अमेलिया, जो अभी क्रो के घर से वापस लौटी थी, तुरंत अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज़ करती है ताकि एनर्जी को स्टेबलाइज कर सके और लोगों को सेव कर सके। और नाइट से कहती है कि लोगों की मदद करे, और नाइट मैक्सिमम सिविलियंस को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही अमेलिया एनर्जी को स्टेबलाइज कर रही थी, तभी एक मास्क बॉय एक मॉन्स्टर पर राइड करता हुआ सीन में आता है और कहता है कि उसका मैजिक कुछ अच्छी मेमोरीज रिफ्रेश कर देता है। अमेलिया इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज कर लेती है कि यही वो बदमाश है जिसने किलिका को और उसके ग्रुप को प्रोवोक करने के लिए मैनिपुलेट किया था, और यही वजह है कि ये कियोस हुआ। लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है, आई एम ऑर्म, और बताता है कि डीमन किंग ने उसे किल नहीं करने का ऑर्डर दिया क्योंकि उसके पास एक यूनिक मैजिक एबिलिटी है। हालांकि उसे अलाइव रखने के लिए सिर्फ इतना ही डैमेज करने की परमिशन मिली कि वो बचा रहे। ऑर्म तुरंत एक स्ट्रेंज फ्लूट बजाता है और एनर्जी का एक टेंड्रिल उसके चारों ओर घूमने लगता है। अमेलिया देखती है कि उसके अंदर मॉन्स्टर्स इंतजार कर रहे हैं। अब वो पूरी तरह ट्रैप्ड फील करती है और रियलाइज करती है कि ऑर्म के अटैक से बचने का कोई क्लियर रास्ता नहीं है। दूसरी ओर अकीरा मॉन्स्टर से लड़ते हुए पूरी तरह फोकस्ड है। तभी नाइट उससे टेलीपैथिकली संपर्क करता है। अकीरा को अचानक एक आदमी भागते हुए दिखता है, जो उसे बताता है कि अमेलिया को किसी मॉन्स्टर ने किडनैप कर लिया है और उसे डंजन में ले गया है। बिना कुछ सोचे अकीरा तुरंत उस डंजन की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ता ईजी नहीं है।
हर तरफ क्रीचर्स और नीली एनर्जी बैरियर्स उसका रास्ता रोक रही हैं। वो एक मरे हुए आदमी के हाथ से तलवार उठाता है और फिर शुरू होती है राक्षसों की स्लॉटर। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि ये स्पीड काफ़ी स्लो है और वो ऐसे अमीलिया तक नहीं पहुंच पाएगा। तभी अचानक नाइट वहां पहुंच जाता है। वो गिल्ट में डूबा हुआ है, कहता है कि वो अमीलिया की रक्षा नहीं कर सका। लेकिन अकीरा बस शांत लहजे में कहता है, अब जो हुआ उसे भूल जाओ, अभी मेरे पास सब कुछ संभालने का टाइम नहीं है। वो उसे पीछे लौटने को कहता है ताकि वो खुद आगे बढ़ सके। नाइट तुरंत उड़ जाता है और अकीरा अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। एक ही बार में सारी नीली एनर्जी और मॉन्स्टर्स को निगल जाता है। यहाँ से उसका गुस्सा साफ झलकता है। वो सोचता है कि अमीलिया मेरे लिए आखिर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इतना इमोशन में बह गया। और तभी वो खुद से एक कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस लाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी शैडो पावर पूरी तरह अनलीश करता है, उसका शरीर एनर्जी ड्रेन से चूर हो जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। ऊपर से ये सब देख रहा होता है नाइट। वो घबराकर नीचे आता है और सोचता है कि अब क्या करे। तभी अचानक एक सिस्टमिक वॉइस गूंजती है, यूजर अकीरा हैज ओवर यूज्ड हिज माना कैपेसिटी, एक्टिवेटिंग हीलिंग शैडो प्रोटोकॉल। और देखते ही देखते अंधेरी परछाइयां अकीरा के शरीर को घेर लेती हैं। फिर हल्की सी रोशनी उसके शरीर से निकलने लगती है। उसका शैडो मैजिक अपने स्टोर्ड माना से खुद उसे हील करने लगता है। नाइट बस अविश्वास में ये सब देखता है। उसकी आंखों में हैरानी और एडमिरेशन दोनों है। फिर पूरा एक दिन बीत जाता है और आखिरकार अकीरा धीरे धीरे जागता है। वो नाइट से पूछता है, हम अभी कहाँ हैं? नाइट जवाब देता है, मैं तुम्हें क्रो के घर ले आया था जब तुम बेहोश हो गए थे। अकीरा फिर पूछता है, कितनी देर के लिए मैं आउट था? नाइट बोलता है, 1 दिन और 5 घंटे। ऑनेस्टली लकी थे तुम, वरना तुम मर चुके होते। तुम्हारा शैडो मैजिक खुद ही ट्रिगर हो गया था और तुम्हें हील कर दिया था। अकीरा सिर हिलाता है, थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, ये शैडो मैजिक असल में है क्या? नाइट बस जवाब देता है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें चिंता किसी और चीज़ की करनी चाहिए। वो नीचे जाता है जहाँ क्रो उसका इंतजार कर रहा होता है। अकीरा उससे कहता है, बिस्तर देने के लिए थैंक्स और बिल में इंक्लूड कर लेना। क्रो पूछता है, अब कहाँ जा रहे हो? अकीरा गंभीर आवाज़ में बोलता है, अमीलिया को बचाने। क्रो का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। वो कहता है, 1 दिन से ज़्यादा हो गया है, शायद उससे अब तक डीमन कॉन्टिनेंट ले जाया जा चुका होगा। अकीरा फिर भी डिटर्मिनेशन से कहता है, तो फिर मैं खुद डीमन किंग के कैसल में जाऊंगा। क्रो उसे रोकने की कोशिश करता है, काम डाउन लड़के। अकीरा चिल्लाता है, मैं काम हूँ। क्रो ड्राई टोन में कहता है, तो फिर तुम अपने वेपन्स भूलकर कैसे काम हो सकते हो? अकीरा अचानक रियलाइज करता है कि उसकी तलवार उसकी रिपेयर के लिए दी हुई थी। क्रो मुस्कुराते हुए टेबल की ओर इशारा करता है, वो रही तुम्हारी ब्लेड, लेकिन अब वो 2 छोटे डैगर्स हैं असैसिन्स के लिए, परफेक्ट। वो बताता है कि उसने ये सब इमरजेंसी में खुद रिपेयर किया है, पर अकीरा को कॉस्ट वापस करनी होगी। अकीरा ब्लेड्स उठाता है, टेस्ट करता है और क्रो को सिंसियर थैंक यू बोलता है। क्रो फिर एक और चीज़ उसकी ओर फेंकता है, एक रिंग। वो कहता है शायद इसे दूसरे या तीसरे हीरो ने फॉर्ज किया था। अकीरा उस पर लिखे हुए शब्द पढ़ता है, आई विल टेक यू एनीवेयर। क्रो हैरान होकर पूछता है, तुम इसे पढ़ सकते हो? अकीरा मुस्कुराता है, हाँ ये मेरी दुनिया की लैंग्वेज है। वो पूछता है, ये रिंग करती क्या है? क्रो बताता है, जो इसे पहनता है उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में गाइड करती है। अकीरा तुरंत उसे पहन लेता है और जैसे ही रिंग एक्टिवेट होती है उससे एक लेजर बीम निकलता है जो सीधे डंजन की डायरेक्शन में पॉइंट करता है। क्रो कहता है, लगता है किस्मत ने तुम्हें थोड़ा एडवांटेज दे दिया है, वो अभी तक डीमन रेल्म नहीं पहुंची है। अकीरा टाइम वेस्ट नहीं करता, अपना सामान उठाता है और नाइट की पीठ पर सवार होकर डंजन की ओर निकल पड़ता है। नाइट उसे वार्न करता है, इस बार केयरलेस मत होना, पिछले बार तुमने अपनी जान ऑलमोस्ट खो दी थी। अकीरा सिर हिलाता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे इतनी रेकलेसली फाइट नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं मर जाता तो शायद तुम भी खत्म हो जाते। नाइट सॉफ्टली कहता है, मुझे अपनी जान की चिंता नहीं, बस तुम्हें चोट न पहुंचे यही चाहता हूँ। इधर दूसरी तरफ अमेलिया डंजन में बंद है, थकी हुई, जख्मी और ऑलमोस्ट टूट चुकी है। एक डीमन जिसका नाम है औरम, वो उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। वो बताता है कि डीमंस के पास मॉन्स्टर कंट्रोल स्पेल्स हैं, लेकिन वो अभी टेस्ट कर रहा है कि ये स्पेल्स ह्यूमंस और बाकी स्पीशीज पे कैसा असर डालते हैं। वो एक फ्लाइंग सेंटीपीड उसकी तरफ भेजता है और कहता है कि उसे अभी तक पता चल चुका है कि ये स्पेल एल्फ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें टेम्पररी फ्रीज कर सकता है। अमेलिया धीरे से पूछती है, मुझे यहाँ बंद क्यों रखा है? औरम आराम से जवाब देता है, क्योंकि मैं टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, केवल 2nd क्लास या उससे ऊपर के डीमंस ही वो कर सकते हैं। मैं 3rd क्लास डीमन हूँ, तो मुझे अपने बॉस का इंतजार करना होगा जो हमें डीमन कॉन्टिनेंट ले जाएगा। वो थोड़ा मुस्कुराता है, लेकिन ऑनेस्टली मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हारे साथ बात करना इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो भी पूछना चाहो पूछ लो। फिर वो कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है, भले ही अकीरा यहाँ आ जाए, वो मेरे बॉस को नहीं हरा पाएगा, बट डोंट वरी, तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचेगा, मुझे तुम्हें बेस्ट कंडीशन में डीमन किंग तक ले जाना है। इसी वक्त दूसरी तरफ अकीरा अभी रिंग की लाइट फॉलो करते हुए डंजन के और करीब पहुंच रहा है। तभी एक मास्क्ड सोर्सरर उसके सामने आ जाती है और कहती है, अगर तुम अमेलिया को बचाना चाहते हो तो मुझे साथ चलने दो। अकीरा एकदम रिकॉग्नाइज कर लेता है, ये वही स्टॉकर थी जो उनका पीछा कर रही थी।
वो तुरंत उसका कॉलर पकड़ लेता है और सख्त लहजे में कहता है, बता तुझे अमीलिया के बारे में कैसे पता चला, और अगर तू मुझे जरा भी सस्पिशियस लगी तो यहीं खत्म कर दूंगा। वो लड़की आखिर बोल पड़ती है। वो बताती है कि उसकी स्किल का नाम है सेंट ट्रैकर और इसी पावर का इस्तेमाल उसने अमीलिया का पीछा करने के लिए किया था, जब तक वो अचानक डंजन में गायब नहीं हो गई। वो ये भी बताती है कि उसने इसी स्किल से ये सेंस किया था कि अकीरा उसी जगह की तरफ बढ़ रहा है और अब वो उसकी मदद करना चाहती है। नाइट को महसूस होता है कि लड़की सच बोल रही है, कोई झूठ नहीं, तो अकीरा उसे धीरे से नीचे उतार देता है। फिर शांत लहजे में पूछता है, अब बता तू मेरे साथ क्यों आना चाहती है। लड़की थोड़ा संभलती है और फिर खुद को इंट्रोड्यूस करती है। मैं उरुक के बीस्ट नेशन की पहली राजकुमारी लिया हूँ। वो कहती है कि उसे खबर मिली थी कि डीमन किंग खुद अमीलिया को टारगेट कर रहा है, इसलिए वो अकीरा और अमीलिया को वार्न करने आई थी। लेकिन उसे लगा कि अकीरा किसी अजनबी की बात पर बिना प्रूफ भरोसा नहीं करेगा, तो इसलिए उसने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया, जब तक कि कल के मॉन्स्टर अटैक तक। अकीरा को अभी भी उस पर डाउट होता है, तो वो अपनी वर्ल्ड विजन एबिलिटी यूज करता है और शॉक होता है ये देखकर कि लिया सच बोल रही है। वो फिर पूछता है, तेरी सोल बैरियर एबिलिटी असल में करती क्या है। लिया थोड़ी घबरा जाती है, कैसे पता तुम्हें मेरी एबिलिटीज के बारे में। अकीरा कोल्ड टोन में बोलता है, सवालों के जवाब सवालों से मत दो, सीधा बताओ। लिया थोड़ा सांस लेकर समझाती है, नॉर्मल बैरियर्स बस किसी जगह को स्टेबलाइज करने के काम आते हैं, लेकिन मेरी सोल बैरियर डायनेमिक टारगेट्स पर भी काम करती है। मतलब इसे लोगों पर भी लागू कर सकती हो। अकीरा पूछता है। लिया सिर हिलाकर कहती है, हाँ, और बिलीव मी ये तुम्हारे लिए काफी यूजफुल साबित होगा। फिर लिया बताती है कि डीमन किंग को अमीलिया की रेजरेक्शन मैजिक की जरूरत है और वो दोनों से ऐसा करने नहीं दे सकते। ये सुनकर अकीरा की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, शौक और गुस्सा दोनों साथ। वो तुरंत नाइट की पीठ पर चढ़ता है और लिया को भी साथ आने के लिए कहता है। नाइट थोड़ा हिचकिचाता है, क्या तुम्हें यकीन है कि हम उस लड़की पर भरोसा कर सकते हैं। अकीरा बिना झिझके कहता है, अमीलिया को बचाने के लिए हमें उसकी पावर चाहिए और फ्रैंकली अभी हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरी तरफ अमीलिया को भी अब डीमन किंग की पूरी प्लान का पता चल जाता है और वो अंदर तक हिल जाती है। वो औरम से पूछती है, डीमन किंग को मेरी रेजरेक्शन स्पेल की जरूरत क्यों है। डीमंस तो मरते ही नहीं, या उन्हें मारना इतना ईजी नहीं होता। औरम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ट्रू, और ऑनेस्टली मुझे भी रेजरेक्शन मैजिक में कुछ खास पावर नहीं दिखती। वो कैजुअली बताता है कि अगर टारगेट बहुत पहले मर चुका हो या अगर कूलडाउन बहुत लंबा हो तो ये मैजिक प्रैक्टिकली यूजलेस है। अमीलिया हैरान होकर पूछती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता। औरम बस मुस्कुराकर बोलता है, बस इतना ही जानता हूं जितना जरूरी है। फिर वो ठंडे अंदाज में कहता है, जब अकीरा जल्द ही मेरे हाथों मरेगा तब तुम्हारा ये रेजरेक्शन स्पेल कुछ नहीं कर पाएगा। तुमने तो इसे अभी अपने ऊपर ही इस्तेमाल किया है। वो ऑलमोस्ट खुशी से भरकर कहता है, मुझे देखने का इंतजार है जब तुम अकीरा के लिए रोओगी। उम्मीद है तुम्हारे आंसू किलिका के आंसू से ज्यादा होंगे जब लियम उसकी वजह से मरा था। इधर अकीरा और लिया अभी भी डंजन की ओर बढ़ रहे हैं। अकीरा उसे देखकर बोलता है, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है, जब मैं यहाँ पहली बार सामन हुआ था। बताओ वहाँ क्या कर रही थी तुम। लिया थोड़ा चुप होती है, फिर बोलना शुरू करती है, मैं पहले एक नॉर्मल गांव की लड़की थी। एक दिन अचानक वहाँ एक काला स्लज प्रकट हुआ जिसने पूरे गांव और मेरे परिवार को निगल लिया। मुझे पूरा यकीन है कि किसी ने उस स्लज को फॉरबिडन मैजिक से बनाया और हमारे गांव में छोड़ दिया। वो गहरी सांस लेकर आगे कहती है, मैं उस दिन से उन्हीं लोगों को ढूंढने के मिशन पर हूँ। अकीरा को तुरंत एहसास होता है कि वही काला स्लज अमीलिया को निगलने वाला भी रहा होगा। लिया आगे बताती है कि वो अपने गांव की एकमात्र सर्वाइवर थी और जब रॉयल फैमिली को उसके रेयर स्किल के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया और इस तरह वो राजकुमारी बनी। उसने अपने रॉयल पोजीशन का यूज करके उस इंसिडेंट की पूरी रिसर्च की और पता लगाया कि इसका कनेक्शन उसी किंगडम से है जिसने अकीरा और बाकी लोगों को समन किया था। वो बताती है कि हाल के सालों में बहुत सारे ह्यूमंस और बीस्ट्स गायब हो गए थे और उन्हीं को समनिंग रिचुअल्स में बलि के रूप में इस्तेमाल किया गया था। लिया को पूरा यकीन है कि उसका अपना परिवार भी उन्हीं विक्टिम्स में से था और इसलिए वो उस हीरो को करीब से देखना चाहती थी जिसे उन बलिदानों से बुलाया गया था। अकीरा धीरे से बोलता है, तो मतलब मैं भी उन्हीं बुलाए गए लोगों में से हूँ। लिया थोड़ा मुस्कुराती है, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे बस उस राजा और राजकुमारी से नफरत है जिन्होंने ये सब किया। अकीरा गंभीर टोन में कहता है, तो हम दोनों के दुश्मन एक ही हैं। वो फिर कहता है, मुझे कभी नहीं लगा कि राजा ने हमें किसी नोबल रीजन से बुलाया था। नाइट बीच में बोलता है, और तुम सही सोचते हो, राक्षसों ने पिछले 100 सालों में किसी पर भी आक्रमण नहीं किया, लेकिन बाकी जातियां अब भी उन्हें ईविल मानती हैं, जैसे वो सिर्फ विंसा के लिए बने हों। इतना कहते कहते वे आखिर डंजन एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। अंदर पहुंचकर नाइट समझाता है, हर फ्लोर को क्लियर करने के लिए हमें कुछ मॉन्स्टर्स मारने होंगे। ये रूल खुद पहले डीमन किंग ने बनाया था, जिसने सभी डंजन्स क्रिएट किए थे, और इसे बाईपास करने का कोई तरीका नहीं। अकीरा सोच में पड़ जाता है, अगर हम नॉर्मल पेस में चलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बेहतर है मैं शैडो मैजिक यूज करूं। नाइट मना करता है,
इस स्पीड से तुम बॉस तक पहुंचने से पहले ही एग्जॉस्ट हो जाओगे। अकीरा कामली जवाब देता है, फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। नाइट थोड़ा सोचता है और कहता है, ठीक है, मेरे पास एक और तरीका है। छोटे मॉन्स्टर्स मैं संभाल लूंगा, तुम अपनी एनर्जी फाइनल फाइट के लिए बचा लो। लेकिन फिर वो थोड़ा हेजिटेंट होकर बोलता है, बस डर है कि अगर मैं कंट्रोल खो बैठा तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं। अकीरा उसे भरोसा दिलाता है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो उसे कमांड देता है और नाइट अपने 3 सिर वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो तेजी से गलियारों में दौड़ता है और अपनी फायरी ब्रेड से पूरे मॉन्स्टर्स फॉर्म्स को जला देता है। लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे फिसलने लगता है, वो वॉल से टकराने लगता है। अकीरा उसकी तरफ चिल्लाता है, कंट्रोल रखो नाइट। उसकी आवाज जैसे किसी गहरे समंदर से आती है और नाइट उसे सुनकर थोड़ा काम होता है। वो कहता है, मेरी नेम लेते रहो, इससे मुझे खुद को संभालने में हेल्प मिलती है। अकीरा थोड़ा चौंकता है, उसे अजीब लगता है, लेकिन फिर भी बोलता रहता है ताकि नाइट खुद पर काबू रख सके। और इसी तरह दोनों उस अंधेरे डंजन की गहराई में बढ़ते जाते हैं, जहां आगे उनका सामना अब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई से होने वाला है। नाइट अपने सामने खड़े राक्षसों के झुंड को जला रहा होता है। उसकी तीनों आंखों में आग सी चमक है। इसी बीच वो अकीरा से कहता है, ज्यादातर डीमंस ने कभी इंसानों पर हमला करने की कोशिश नहीं की, लेकिन कुछ जनरेशंस पहले एक बेवकूफ इंसान ने फेम पाने के चक्कर में डीमन किंग की वाइफ को मार डाला था। अकीरा सुनकर चुप हो जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि किसी की लालच की वजह से पूरी स्पीशीज को उसकी सजा मिली होगी। नाइट आगे कहता है, वो डीमन किंग बहुत शांत स्वभाव का था, अपने परिवार से प्यार करने वाला, लेकिन जब उसकी वाइफ गई तो उसके अंदर कुछ टूट गया और वो एक वॉकिंग डिजास्टर बन गया। अकीरा को उस पर थोड़ी सिंपैथी महसूस होती है, लेकिन साथ ही उसके मन में गुस्सा भी है। अगर वही डीमन किंग ने सच में अमीलिया को कैद किया है तो उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। नाइट कहता है, बस याद रखना, सारे मॉन्स्टर्स एक जैसे नहीं होते। कुछ सिर्फ डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, जबकि कुछ पीस में बिलीव करते हैं, बाकी रेसेस के साथ मिलकर जीना चाहते हैं। अकीरा सिर हिलाते हुए कहता है, मुझे याद रहेगा, और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर में वो एक बड़े दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। अंदर अमीलिया को कैद करके रखा गया है। अकीरा गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और अंदर घुसते ही चिल्लाता है, उसे छोड़ दो। वो लिया को ऑर्डर देता है कि वो उस राक्षस के चारों ओर बैरियर एक्टिवेट करे। उसी वक्त नाइट अपनी ह्यूमन साइज फॉर्म में वापस आ जाता है। ऑरम, जो अमीलिया को पकड़कर खड़ा है, मुस्कुराता है और कहता है, इम्प्रेसिव, लगता है डीमन लॉर्ड का राइट हैंड सच में कामयाब रहा, जिसने तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ पहुंचा दिया। नाइट उसकी बात इग्नोर करता है और अकीरा से कहता है, माफ करना, शायद मैं कुछ देर के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। अमीलिया भी गिल्ट में कहती है, माफ करना अकीरा, मेरी वजह से। लेकिन अकीरा दोनों को रोक देता है, शांत रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। वो अपने 2 ब्लैक डैगर्स निकाल लेता है। ऑरम भी मुस्कुराता है, अपने स्पीयर को बुलाता है और कहता है, इस बार तुम न लड़ाई जीतोगे न अपनी जान। नाइट याद दिलाता है, लॉर्ड ने कहा था सिर्फ अकीरा को मेरे पास लाना है, लेकिन ऑरम हंसते हुए कहता है, मुझे तो बस अमीलिया को जिंदा लाने को कहा गया था। अगर अकीरा रास्ते में आया तो उसे खत्म कर दूंगा। ऑरम की बात पूरी होती इससे पहले ही अकीरा उसकी पीठ के पीछे शैडो टेलीपोर्ट करके अटैक करता है, लेकिन वो आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है और पलटवार में उसके पैर पर चोट कर देता है। अब लड़ाई तेज होती है। अकीरा कई बार करता है, पर ऑरम हर मूव को मजाक में डिफ्लेक्ट करता रहता है। वो हंसते हुए कहता है, यही है वो लेजेंड, पैथेटिक। अकीरा गुस्से में अपने घावों के बावजूद खड़ा होता है और कहता है, मैं ये फाइट खत्म करूंगा। वो तुरंत अपना शैडो मैजिक एक्टिवेट करता है। उसकी गिरी हुई हर बूंद से छाया जानवर उभर आते हैं। ब्लैक वुल्व्स, स्नेक्स और क्लॉड बीस्ट सब ऑरम पर टूट पड़ते हैं। कमरा अंधेरे से भर जाता है और ऑरम को हर दिशा से हमले पड़ने करते हैं। जब वो उन शैडो से निपटने में बिजी होता है, अकीरा उसकी ओर दौड़कर उसके हाथ और पैर पर वार कर देता है। स्पीयर उसके हाथ से गिर जाता है। लेकिन अब अकीरा पूरी तरह थक चुका है, उसका सांस भारी हो गया है। ऑरम हंसते हुए अपनी फ्लूट निकालता है, अब असली मजा देखो। वो एक डरावनी धुन बजाता है और दर्जनों डीमंस बुला लेता है। अकीरा पैनिक में है, उसका शैडो मैजिक कूलडाउन पर है और अब वो डिफेंसलेस है। डीमंस एक साथ एनर्जी ब्लास्ट तैयार करते हैं ताकि अकीरा को खत्म कर सकें। उसी पल लिया पूरी ताकत से चिल्लाती है, सोल बैरियर। एक गोल्डन डोम अकीरा के चारों ओर बन जाता है, जो ब्लास्ट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। जैसे ही डीमंस हैंड टू हैंड अटैक के लिए बढ़ते हैं, बैरियर उनका ही हमला उन पर रिफ्लेक्ट कर लेता है। सिर उड़ जाते हैं, बॉडीज गिरती हैं। अमीलिया अकीरा के पास आती है। अब मौका है, ऑरम कमजोर हो गया है। वो अकीरा के पीछे छिप जाती है, जबकि ऑरम धीरे गिरे उठता है और कहता है, मुझे खुद पर शर्म आ रही है, एक इंसान से हार रहा हूँ। अकीरा उसका धंगर निकालता है, लेकिन आखिरी बार करने से हिचकता है। ऑरम मुस्कुराता है, क्या हुआ, एक हत्यारा अपने शिकार पर दया खा रहा है। अकीरा सोच में पड़ जाता है, क्या मैं किसी इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी को मार सकता हूँ। और तभी कमरे की हवा बदल जाती है। ब्लैक वॉरा के साथ डीमन लॉर्ड खुद वहाँ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो गुस्से में ऑरम की हालत देखता है और ठंडी आवाज़ में कहता है, मुझे निराश किया तुमने। अकीरा, लिया और अमीला सब जम जाते हैं। अब वो जानते हैं ये फाइट वो जीत नहीं सकते। तो बस यही तक थे इस सीरीज के 6 एपिसोड्स। अभी तक इतने ही रिलीज हुए हैं। लेफ्ट साइड में हमारे सेकंड चैनल की वीडियोस मिलेंगे, वहाँ स्कूल लव और थोड़े मैच्योर टाइप के एनिमे मिलते हैं। सो 18+ लोग ही जाके सब्सक्राइब करना और एंजॉय करो।
अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला पार्ट और भी इंटेंस होने वाला है।